फोर जे। हाँ ये तो प्रोफेशनल है, लास्ट मैंने कराया होगा आपको 194। उसके बाद पेमेंट ऑफ टीडीएस कराया था कैसे अगर गवर्नमेंट है डिडक्टर वो सारे फॉर्म्स लिखे थे बस हमने एंड में कि रिटर्न्स ये थी और ये था। तीन छुड़वा दिए। हाँ अभी वो आ जाएंगे उस पे। मुद्दे की बात ये है, आइए 194 जे देखते हैं। 194 जे क्या है बच्चे, कि अगर आप जैसे कभी किसी प्रोफेशनल को पेमेंट करते हैं, ठीक है, एक बात बताओ, आपका आपका अगर अपना प्रैक्टिस होगा तो क्या मैं कह सकता हूँ, हो सकता है ऑडिट सर्विस प्रोवाइड करोगे तो कंपनी आपको पेमेंट करेगी। तो क्या जब कंपनी आपको पेमेंट करेगी टीडीएस काटेगी? बिल्कुल काटेगी भाई, क्योंकि अगर कोई भी इंसान किसी प्रोफेशनल को पेमेंट करता है तो उसको टीडीएस काटना पड़ता है। अब सवाल ये कि सर किस रेट पर कितनी कैटेगरीज ऑफ पेमेंट है, टाइम ऑफ डिडक्शन, डिडक्टर कौन होगा, डिडक्टी कौन होगा, ये सारी बात है, ठीक है। तो आइए अगर देखें तो वो क्या लिख रहा है, एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ। ओ माय गॉड, इंडिविजुअल एचयूएफ को बाहर कर दिया। आप समझ रहे हो क्यों? क्योंकि क्या मैं कह सकता हूं कि आपको किसी प्रोफेशनल की जरूरत पड़ी कभी? अभी तक नहीं। जैसे आप इधर आ रहे हो जैसे हम लोग प्रोफेशनल हैं। हाँ? इसलिए तो बोलना पड़ता है आई एम अ सीए, समझ रहे हो? ठीक है, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, सो बेसिकली क्या मैं कैसे, बट मैं वैसे कह रहा हूँ। बट एक बात बताओ, अगर सपोज करो हस्बैंड वाइफ और उनका डिवोर्स हो रहा है, क्या उनको लॉयर की जरूरत पड़ेगी? क्या लॉयर प्रोफेशनल है? तो अगर वो लॉयर को पेमेंट करते हैं भारी अमाउंट, जैसे आपने देखा अभी डिवोर्स लेटेस्ट जो बहुत ही युजविंदर चहल और धनाश्री, ठीक है, तो उनका डिवोर्स हुआ, लॉयर इन्वॉल्व होगा, लॉयर को पेमेंट करी होगी। तो क्या क्या युजविंदर चहल और धनाश्री ने जो भी अपने अपने लॉयर को पेमेंट करी होगी, क्या उनको टीडीएस काटना होगा? नहीं काटना होगा। क्यों? अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ हो गया ना जी। ओ भैया, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? तो इंडिविजुअल एचयूएफ अगर नॉर्मल किसी प्रोफेशनल को हायर कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, कुछ है तो बाहर हो गए। आगे सुनिएगा, लेकिन कौन से इंडिविजुअल एचयूएफ दोबारा घुस गए? वो इंडिविजुअल एचयूएफ जिनका टर्नओवर ग्रेटर देन 1 करोड़ और 50 लाख, यानी कि इफ यू आर डूइंग अ बिजनेस और प्रोफेशन और अगर आपका टर्नओवर इस अमाउंट से ऊपर है तो आप दोबारा आ जाओगे। पहले सारे इंडिविजुअल जो बाहर हो गए और उसके बाद कौन से आ गए? जो बड़े बिजनेसमैन। बड़ा कैसे डिसाइड हो रहा है? पिछले साल में जिसका टर्नओवर बिजनेस से 1 करोड़ से ऊपर है या प्रोफेशन से। तो मेरा आपसे सवाल है, मान लो अगर मैं एक सोल प्रोपराइटर होता, सोल प्रोपराइटर समझते हो आप? अगर एड्यू जंक्शन पूरा का पूरा मेरा होता, ठीक है, तो मैं सोल प्रोपराइटर होता। तो अगर मैं अगर ऑडिट करा रहा होता यहाँ पे, ठीक है, मान लो ऑडिट हो रहा है, कोई टैक्स का कंप्लायंसेस हो रहा है, कोई बंदा आके कर रहा है, कोई प्रोफेशनल कर रहा है, तो मैं अगर उसे पेमेंट करता तो क्या उस पर टीडीएस लगता है? नहीं लगता। कैसे मतलब, एक बार मैं रिपीट करता हूँ। मान लीजिए एड्यू जंक्शन पूरा सोल प्रोपराइटर पे, एड्यू जंक्शन तो ब्रांड नेम होता है बेटे, पीछे मान लो सोल प्रोपराइटर। मैं ऑडिट करा रहा हूँ, ऑडिट कराने के मैं 50,000 रुपए देता हूँ, क्या मुझे टीडीएस काटना है या नहीं काटना? कैसे? क्योंकि आपके वो 50 लाख से ऊपर होगा, नहीं अभी इस कैटेगरी एग्जैक्टली, अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ, तो मैं तो बाहर हो गया। लेकिन कौन से इंडिविजुअल एचयूएफ अंदर आ जाएंगे? जिनका बिजनेस से अगर पिछले साल में 1 करोड़ और प्रोफेशन से 50 लाख है। तो अगर मेरा पिछले साल 1 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है तो क्या मैं कैसे टीडीएस काटना है? और अगर मेरा टर्नओवर उतना नहीं है तो मैं छोटा बिजनेसमैन है और मुझे टीडीएस नहीं काट। यहां तक समझ आया आपको? हाँ जी। टीचिंग इज कंसिडर्ड एज प्रोफेशन। किस एंगल से बोल रहे हो? इनकम टैक्स के पर्पज से तो नहीं है, क्योंकि जब हमने रिटर्न भरते तो वो जो सेक्शन आप पीजी में करोगे तो बिजनेस की कैटेगरी में आता। समझ रहे हो? तो अब आप एक चीज समझो कि अगर मैं आपको बोलूं कि ये वाली स्टेटस आपको क्लियर है, अगर एड्यू जंक्शन ऑडिट फीस देता तो उस बंदे को, तो क्या टीडीएस काटना है? एड्यू जंक्शन इज अ फर्म, 50,000 की पेमेंट कर रहा है, क्या टीडीएस काटना है नहीं काटना? काटेगा, क्योंकि सर इंडिविजुअल है ही नहीं, वो बाहर ही नहीं हुए, हमें तो काटना है टीडीएस। अगर आज बेटे में हम लोग बहुत ही जल्दी सारे कंप्लायंसेस जब कराएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई उसकी पेमेंट बैठेगी, महीने की 20,000 बैठ सकती है जो प्रोफेशनल हो। अच्छा सर ये थ्रेशोल्ड लिमिट कितने की है?
ये क्या मतलब हर महीने का है? नहीं बेटे, लमसम पेमेंट है ये, आई मीन टू से पूरे साल की पेमेंट, तो बड़ी आसानी से एक्सीड हो जाएगी। यानी कि कल को जब मैं एक प्रोफेशनल को पेमेंट करूंगा, मान लो 20,000 महीने के हिसाब से, तो टोटल कितना हो जाएगा? 240। मेरे को टीडीएस काटना पड़ेगा भाई, बिकॉज एड्यू जंक्शन इज अ फर्म, और फर्म को तो काटना। ठीक है, लेकिन अगर ये पूरा इंडिविजुअल का होता तो चेक करा जाता कि मेरा टर्नओवर क्या। यही बात समझ आ गई। अब आप मुझे बताइए, दोबारा से सोचिए, मैं इंडिविजुअल हूं और मेरा टर्नओवर एक्सीड हो गया है, तो क्या यहाँ पे जो मैं प्रोफेशनल को पेमेंट करूंगा टीडीएस काटूंगा? काट दूंगा। एट द सेम टाइम मेरे घर के अंदर मान लो किसी बात को लेके झगड़ा चल रहा है और मैं लॉयर को पेमेंट कर रहा हूं, अब मैं बिजनेस से पर्सनल पर आ गया, ड्यू टू एनी रीजन लॉयर हायर करना पड़ रहा, लॉयर को पेमेंट जा रही है, क्या टीडीएस कटेगा? आंसर इज नो, पर्सनल पर टीडीएस नहीं लगता। क्या मैं कह सकता हूं बिल्कुल लॉजिकल बात है। लेकिन बेटे आपको इतना बता दूं, यहां से तो बच जाओगे आप। भारत सरकार बहुत तेज हो चुकी है बेटे, सारे पर्सनल पे भी घुसते जा रहे। एक सेक्शन कराऊंगा 194M, आप अपने घर के लिए कमीशन दे रहे हो ब्रोकर को, तो भी आ जाओगे आप। समझ रहे हो? ऐसे बहुत सारे पॉइंट आ जाएंगे। अभी के लिए तो आपको अच्छा लग रहा है, हाँ सर पर्सनल पे नहीं होना चाहिए, बट गवर्नमेंट को प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। गवर्नमेंट ने सारी बिजनेस को तो ट्रैक कर लिया, पर्सनल पे घुसने लग गई अब। तो करेंगे वो सेक्शन, बट ये 194J अगर मेरा कोई पर्सनल पर्पस है, क्या लगेगा? नहीं लगेगा। ठीक है, तो आपको डिडक्टर का एनालिसिस समझ आया। अब मुझे बताइए कि आपको ये कैटेगरी समझ आई पहले भी बोली? ठीक है, 194J नहीं लगेगा। समझ रहे? अब हो क्या रहा है, अगर एनी पर्सन पे एनी सम टू एनी पर्सन, और वो क्या है जी? प्रोफेशनल, और किस अमाउंट से अगर एक्सीड हो गया तो जनरली 30,000। अब इसके बाद पेमेंट्स की कैटेगरी बनेगी, क्योंकि प्रोफेशनल सर्विस है, टेक्निकल सर्विस है, जबरदस्ती क्यों बन रखी है, बट हमारे को एनालिसिस पॉइंट के लिए देखना है। यानी कि अगर मैं फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस दे रहा हूं, इसमें क्या क्या आ रहा है मुझे ये नहीं दे। ठीक है, आपको ये कैटेगरीज याद रखनी होंगी, फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस, या फिर फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, या फिर एनी रेम्यूनरेशन, फीस, कमीशन टू द डायरेक्टर। अच्छा, डायरेक्टर ये एम्प्लॉय होगा या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा? इंडिपेंडेंट, क्योंकि जो एम्प्लॉय होता है ना उस पे सैलरी वाला टीडीएस लग जाता है। मान लो आप कल को डायरेक्टर बन गए कंपनी में, तुम्हें लगेगा अरे भाई मेरा तो टीडीएस काटेगी कंपनी 194J में। नहीं रहे, तुम नौकरी करते हो रे वहां पे। डायरेक्टर आपको क्या लग रहा है, बिग फोर के अंदर डायरेक्टर होते हैं 100 200 500 होते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टर को अगर आप, आई मीन टू से अगर आप एक नॉर्मल जॉब कर रहे हो और डायरेक्टर हो तो कल आपका कौन से सेक्शन में कटेगा? 192 में। और अगर इंडिपेंडेंट हो तो इंडिपेंडेंट पता है क्या होता है? मैं सिर्फ जाऊंगा मीटिंग में बैठूंगा, मेरे को पैसा दो 5 लाख रुपए, मैं पूरे दिन काम नहीं करता, इतना एक्सपीरियंस है मेरे पास, 5 मिनट में आपसे बैठूंगा, आपकी प्रॉब्लम समझूंगा, सजेस्ट कर दूंगा। आपने पढ़ा तो है सिटिंग फीस और ये सारी पेमेंट होती है। ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंट ही तो होते हैं, 20-20 कंपनियों में डायरेक्टर होते हैं, मीटिंग्स में आते हैं बस। वही वाला ही। एग्जैक्टली। नेक्स्ट इज रॉयल्टी, एंड द लास्ट इज नॉन compete फीस अंडर सेक्शन 28(5)(q). सर ये क्या बोल रहे हो सर आप? आपको ये 5 पेमेंट्स के नाम याद रखने पड़ेंगे, मैं बताता हूं आपको। सबसे पहला क्या है बच्चे? प्रोफेशनल सर्विस, फिर टेक्निकल सर्विस, फिर डायरेक्टर की पेमेंट, उसके बाद रॉयल्टी एंड नॉन compete फीस। कहिए साहब जी, यहां तक क्लियर है? सर ये पेमेंट 30,000 तक की है, 30,000 से ज्यादा नहीं। 30,000 से ज्यादा, इफ इट एक्सीड्स। यहां तक क्लियर है बच्चों को? ओके, अब आप मुझे बताइएगा, सर मैंने प्रोफेशनल सर्विस के लिए दिए 15,000, टेक्निकल के लिए दिए 20,000, तो ये जो 30,000 है ये सबके लिए अलग अलग लिमिट है या कंसोलिडेटेड लिमिट है? अलग अलग लिमिट। समझ रहे हो? छोटी छोटी बातें हैं, लिखा है ऐसे लाइन में नहीं है, इसलिए मैंने यहां पे 30,000 लिखा। इसका मतलब प्रोफेशनल सर्विस पे 30,000 की लिमिट, टेक्निकल पे 30,000 की लिमिट, डायरेक्टर पे नो लिमिट। पेपर में आ जाएगा डायरेक्टर को 5,000 दिया, आपके दिमाग में चल रहा है लिमिट है, कोई लिमिट ना है भाई, 5,000 पे भी टीडीएस कटेगा। समझ रहे हो? रॉयल्टी पर लिमिट है क्या? बिल्कुल है, 30,000।
नॉन कम्पीट फीस पे 30,000 ले दे के बात ये, डायरेक्टर पे लिमिट नहीं है, बाकी सब पे 30,000 की लिमिट। क्लियर है जी? 30,000 सब पे 30,000 है एंड सेपरेट है। पेपर में आ जाएगा एक बंदे ने 25,000 प्रोफेशनल फीस दी है, 25,000 रॉयल्टी दी है, 25,000 नॉन कम्पीट दिया है, क्या कोई टीडीएस लगेगा? नहीं लगेगा। ठीक है, आगे सुनिएगा। रेट कितना बताया मैंने आपको? याद है हमने एग्जाम्पल ही शुरू 194 जैसे करा था, 10% था वहां पे, अगर आपको याद है। ठीक है, अब देखते हैं एक बार प्रोफेशनल सर्विस पे क्या है। टेक्निकल पे 2 हो गया है बेटे। सर इस लेवल पे याद करना पड़ेगा, हाँ बेटे करना पड़ेगा। डायरेक्टर के लिए, और आप देख रहे हो डायरेक्टर यहाँ पे लिख दिया मैंने अदर देन सैलरी, तो सैलरी वाला होता है तो सैलरी के अंदर जाएंगे ना। ना ना, अदर देन, अगर मैं डायरेक्टर को पेमेंट दे रहा हूं एज सैलरी, तो कौन से सेक्शन में जाएगा? सैलरी वाले 192 जो भी पढ़ेंगे आज। और अगर अदर देन सैलरी है तो 194 जे। आगे सुनिएगा, रॉयल्टी के ऊपर कितने रेट है? 2% या फिर 2% किस केस में है? इन केस ऑफ सिनेमाटोग्राफ फिल्म्स। बेटे रॉयल्टी होती होगी, मान लो कोई मूवी प्रोडक्शन है, मैं बेचता हूँ, रॉयल्टी की पेमेंट होती है, वो पेमेंट करता है, प्रोफेशनल फीस मानी जाती। तो आपको इतना समझना है कि रॉयल्टी के अंदर वैसे तो जनरल रेट तो 10% है, पर ये जो रॉयल्टी ऑफ सिनेमाटोग्राफ फिल्म्स है उस पे कितना रेट है? 2% है। बहुत अच्छी बात है जी। और नॉन कम्पीट पे क्या है? 10%। कोई दिक्कत यहाँ तक? आपको लगेगा सर ये तो बहुत सारा डेटा है, हाँ बहुत सारा डेटा है। अगर मैं समराइज करूं, कह सकता हूँ 5 कैटेगरी दी, सब पे 30,000 लिमिट है, बस एक पे नहीं है, डायरेक्टर वाले पे। रेट जनरली 10% है, पर कहाँ पे अलग है? पहला 2% वो टेक्निकल सर्विस, और ये सिनेमाटोग्राफ फिल्म्स। ठीक है जी, बात समरी की तो इतनी। टीडीएस डिडक्ट कब करना है? एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ क्रेडिट, विच एवर इज अर्लियर। आपको ऐसा लग रहा होगा छोटे छोटे पॉइंट लिखे हैं, सारे सर्कुलर है। आप मुझे बताइए, अगर जो एयरटेल है, क्या एयरटेल जो है वो सिम कार्ड्स बेचता है, तो कस्टमर की कंप्लेंट्स भी होती होंगी, नेटवर्क नहीं आ रहा हमारे एरिया में, हमारे घर के अंदर आगे के 2 रूम में तो नेटवर्क आ रहा है, पीछे नहीं आ रहा, ये सब कंप्लेंट्स आती होंगी। एयरटेल कहता है मेरे पास स्टाफ नहीं है, मैं बीपीओ को काम दे रहा हूँ, मेरी सारी कॉल्स इस बीपीओ को कर दो, पर कॉल उनको 1 रुपया दे दिया करूंगा। तो ये मैंने क्या लिखा है? एयरटेल ने पेमेंट कर रहा है, ये कोतरो मॉर्गेज सोल्यूशन है, ये बीपीओ का नाम है, इंपॉर्टेंट नहीं है वो। कहने का मतलब है बीपीओ। बीपीओ क्या होता है बच्चे? एग्जैक्टली, बेसिकली ये कंपनी के अंदर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, कंपनी कभी कभी डिसाइड करती है कि ये प्रोसेस इन हाउस नहीं चलेगा, आउटसोर्स कर देते हैं। ठीक है, तो एयरटेल कितना जो भी पैसा देगा, ठीक है, कि आप मेरा किसी बीपीओ को दे रहे हो, कीवर्ड क्या है? अगर कोई भी कंपनी या कोई भी पर्सन अगर एक बीपीओ को पैसा देते हैं, तो वो टीडीएस कितना काटेंगे? 2%। ठीक है, मेन बात क्या है नोटिफिकेशन के अंदर? बीपीओ को पैसा दोगे तो क्या ये प्रोफेशनल में आता है? बिल्कुल आता है। क्या टीडीएस कटेगा? बिल्कुल कटेगा। किस रेट पे कटेगा? 2% पे कटेगा। इसमें भी 30,000। बीपीओ को टेक्निकली प्रोफेशनल बोला गया है और टीडीएस कट जाए। ये दोबारा वही लिखा ऊपर, तो एग्जांपल है, इन केस पेई इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ कॉल सेंटर, तो टीडीएस रेट कितना है बच्चे? 2%। क्लियर है? लास्ट पॉइंट है, और फिर हम बुक के अंदर देखेंगे और वो चीज देखेंगे। एक बात बताओ, जो आप हॉस्पिटल को पेमेंट करते हो वो प्रोफेशनल फीस नहीं है? तो मान लो एक इंसान है, उसने अपना हार्ट की सर्जरी कराई, 4 लाख रुपए लगे, तो आप मुझे बताइए क्या टीडीएस काटेगा वो? हॉस्पिटल में कितने सारे अभी लोग हैं जी, क्या वो पेमेंट टीडीएस काट के करते हैं? ये डायरेक्ट बोलो ना। नहीं, क्यों? एग्जैक्टली, उनके ऊपर कंप्लायंस के बस की नहीं है। और आपको मैं सिखा चुका हूं बेटे, आप एक चीज समझिए, आपको बताया तो है, इंडिविजुअल एचओ बाहर है, सिर्फ वो आएंगे जिनका बिजनेस है, और भी पर्सन के लिए छोड़ना है। तो हॉस्पिटल को ऑफिस का थोड़ा होता है कि चलो चलो हार्ट सर्जरी कराते हैं, बैलेंस शीट मैच हो जाएगी, ऐसे थोड़ा होता है। तो बेसिकली वो पर्सनल मैटर हो गया।
लेकिन अब आप एक चीज समझिए, जब इतने सारे लोग, आप मुझे बताइए हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग इंश्योर्ड होते होंगे जो जाते होंगे, क्या वो खुद पेमेंट करते होंगे? क्योंकि वो इंश्योर्ड है तो उनको पेमेंट कौन करती होगी? इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी में एक डिपार्टमेंट होता है टीपीए, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। तो जो इंश्योरेंस कंपनी के अंदर जो बंदा है टीपीए, बड़ा यूनिट, वो हॉस्पिटल को पेमेंट करता है। आप समझिए, आप अगर खुद हॉस्पिटल को पे कर रहे हैं तो बाहर है बात, लेकिन अगर आप इंश्योर्ड है तो आप तो पे नहीं करोगे। तो एक इंश्योरेंस कंपनी के अंदर का ही डिपार्टमेंट कोई पे करेगा, तो क्या उस पर टीडीएस है? बिल्कुल है, क्योंकि भाई जो टीपीए है वो जब हॉस्पिटल को पेमेंट करेगा तो सरकार कह रही है टीपीए तो ऑर्गेनाइज्ड है, ये टीडीएस काटेगा। समझ रहे हो? इंश्योरेंस कंपनी के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है टीपीए। टीपीए की फुल फॉर्म है थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। और ये जब पे करेगा फॉर सेटलमेंट ऑफ बिल्स, मान लो 1 करोड़ रुपए देने हैं, तो ये कितना टीडीएस काट लेगा? 10%, दैट इज 10 लाख रुपए। और कितने की पेमेंट हो जाएगी उसको? 90 लाख की। सो टीपीए शेल डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 194 अगर आप खुद कर रहे हो। हाँ, इन शॉर्ट नहीं है तो खुद ही करेगा तू पेमेंट, और खुद करेगा तो टीडीएस नहीं लगेगा। 30,000। यहां तक क्लियर है? नोट कर लीजिए बच्चे, 194 जे आपका सारा का सारा टन। नोट करोगे या आगे बढ़ू? थोड़ा सा रह गया आगे, इधर आगे बढ़ो। बाद में नोट करेंगे ना, समझ नहीं आया कैसे कैसे फोटो ठीक रखा है ना, पढ़ाओ टाइम से, फोटो से कोई लिखता है नोट करने से आराम पढ़ाओ कर लो एक मिनट। थोड़ा 5 मिनट थोड़ा देना हम करना। ये सब सेंटर वाला, ये भारतीय एडमिट वाला, ये ना जो एग्जांपल दिया वही बीपीओ वाला ही। सेक्शन 16 और 17 की की बीच में अगर वो सही दिखा दियो, अब कोई भी अगर उसमें होगा नीचे एनालिसिस है तो है, नहीं तो कुछ को फॉर्म लिखा है किसी आंसर पढ़ो तो लग रहा है सब ठीक कुछ ही है, अगर कुछ तो पढ़ेगा तो हम कर देंगे। वो जस्ट ऐसे रीड करने के लिए यार, इस आईटी के बहुत सारे रूल्स भी होते हैं, ठीक है, मतलब जीएसटी के अंदर रूल्स भी बहुत सारे होते हैं। तो जो रूल्स इंपॉर्टेंट वाले होते हैं ना, वो तुमको जैसे 86 से 86 भी हो गया या वो हो गया, वो सब डिफरेंट है। तेरे को फिर के तो नोट्स में डालना है कि भाई ये रूल ये है, तो तू डाल उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर तू पढ़ के अपडेट कर उसको तुमने सेक्शन ठीक करा और उसको रूल भी बोला है, इतने याद नहीं कर पाएगा। जो मेन रूल है ना, वो रूल है 86 हाँ 86 से 86 यूटिलाइज सेक्शन प्रॉब्लम नहीं, वो याद रखना। अवेलमेंट ये वो प्रोविजनल अवेलमेंट जो बीच में पॉपुलर है भाई, जो पे करेगा। हाँ, डिडक्टर, द वन हु डिडक्ट्स। ओके, अगर जो इंडिविजुअल उसका 50 लाख से ऊपर करेंगे वो पर्सन से नहीं करेगा ना, फिर से बोले एक बार। इंडिविजुअल है 50 लाख से ऊपर वो और फिर तो पर्सन में नहीं होगा, नहीं कटे, पर्सनल ट्रांजैक्शंस पे 194 जे नहीं है। डायरेक्टर को तू 5,000 पे कर रहा है एज सिटिंग फीस, यू हैव टू डिडक्ट टीडीएस। अगर सैलरी है तो अब हम सैलरी का सेक्शन करेंगे, दैट्स 192। तू डायरेक्टर है, तू डेली आता है ऑफिस में, तो तू एम्प्लॉय हुआ ना, तू तो 194 जे में थोड़ा आएगा। हाँ जी, हटा दूं? एएस 10 होगा, आज खत्म करेंगे यार। हाँ हाँ, 10 तो जरा सा बचा हुआ, डेप्रिसिएशन कराना है उसमें सिर्फ, बच्चों वाला। 10 तो बहुत ही लाइट है, 80% हो चुका है 10।
उसके बाद अब मैं एस करूंगा नेक्स्ट वीक में 4-5। फिर उसके बाद जो आप कराना अकाउंट में आपको हमारे देने का मतलब ठीक है। ये रहता है हमारे के पीछे से पड़ गया था हो गया मेरे को खत्म करवा देना इंश्योरेंस का मजबूरी है मेरी कराना भी एस। एस उनका बचा हुआ है बच्चों का, वो कराना पहले priority। ये जो ई में जो नॉन कंप्लीट पीछे अंडर सेक्शन 28 के ब्रैकेट में आने के बाद 28(5)(a)। नहीं नहीं ब्रो 5A था, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया। 5A पीजीबीपी के अंदर था, मैंने पता नहीं उस टाइम दिमाग में लगा 5A। ये जल्दी लिखो रे, आगे बढ़ू क्या? जी की बात करता है कोई एग्जाम से। हाँ जी बस इतना ही था। हाँ देखिए 194J में क्या क्या लिखा हुआ है। कम ऑन गाइस। की पॉइंट क्या लिखा है हाँ जी पॉइंट क्या लिखा है नॉन कंपीट फीस जो पीडीएफ ब्लर है पेज ब्लर है बिकॉज ऑफ confidential data cannot disclose it fully। 5A 5A है। ए बोला है मैंने हर बार, नहीं बोला था ए बोला था, ए बोला था मैंने। म्योंगम से म्योंगम म्योंगम क्या करूंगा अब? आपने सुना फिर क्या नॉन सर मान ले मैं कोका कोला हूं, मैं पेप्सी को बोल रहा हूँ इस एरिया से चले जाओ 600 करोड़ दे दूंगा, तो मैं उसको जो 600 करोड़ दूंगा वो उसकी प्रोफेशनल के अंदर मैं टीडीएस काटूंगा। हो गया, पैसे दे दे चला जाऊंगा इंडिया से, मैंने गले पकड़ पैसे तो टीडीएस काटूंगा। लेकिन ये सवाल किसी पे चैप्टर ऑफ डायरेक्ट स्टडी कर रहे हैं संडे हर सेशन में को एलिमेंट्स का देख से बड़े से चलना है ना आपसे तो गाइड है ये ऐसी गाइड है, देखो शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं ये, समझ रहे हो? शॉर्ट नोट्स है ये, सब तो लिखा हुआ है शॉर्ट में। 5A है ब्रो। सर हाँ जी सर टीपीए वाले में 10% टीडीएस। हाँ जी। तो सही कंप्लीट है नॉन कंपीट कि आप मेरे से कंपीट मत करिए। किसकी? भारतीय एयरटेल लिमिटेड। एग्जाम्पल लिया था मैंने, लाइक एयरटेल भारतीय एयरटेल लिमिटेड इज, लिख लो। सर टीडीएस किसको देना पड़ता है जो पे कर रहा है? डिडक्टर। सर हो गया हो गया नोट? सर ये क्या हुआ, अब क्या करूं? सर बॉडी है ये भारतीय एयरटेल लिमिटेड और बीपीओ को पेमेंट करेगा तो 2% टीडीएस काटेगा। कोतरम हो गई, ये तो कंपनी का नाम लिखा हुआ था, बट कॉल सेंटर को पेमेंट करोगे तो 2% काटोगे बीपीओ। हाँ जी भाई, ये हमारा काम नहीं, और ये हम क्या ही कंक्लूड कर सकते हैं। व्हाट इज प्रोफेशनल, व्हाट इज टेक्निकल? आपको लग रहा है कि हम लोग डिसाइड कर पाएंगे इस बात को? कुछ नहीं कर पाओगे आप। वो मैटर ही नहीं है डिस्कशन। हाँ पूरा लिखना भाई। कैसे याद होगा
इतने सारे रेट हो गए कंफ्यूजन हो जाएगी लिमिट है इतनी सारी नाम ही आप किसी में तो 10 लगता है 10% ज्यादातर हर जगह पर 10 दिखता है आपको सब याद करना पड़ेगा, 5 कॉमन है, उसके बाद भी 2% आ रहा है कहीं कहीं। लेकिन आपको सब याद करना पड़ेगा। सर कैसे करेंगे उसको? कैसे करेंगे? दो ही आपको याद करना पड़ेगा, ऑप्शन क्या क्या याद करना है? के पे आते ही आप एकदम ब्लश करेंगे। हाँ, नंबर तो कटते ही हैं यार। वो तो बाकी सेक्शन तो ऐसे ही बोल रहा था, वो बोलना। टाइम अप, टाइम अप। सर ये मेरे को आगे बढ़ना है बच्चे। आगे बढ़ो सर, आगे बढ़ो। बस ये वाला लिख लो, इसके बाद नहीं लिखने दूंगा। और फाइल भी खराब हो रही है। मैं बंद करके ओपन करूँ सर? नहीं भाई, ये लिख लो फटो। मुझे तो ड्राइंग थी, वो तो रंग बिरंगी इंटरैक्टिव नोट्स यार, कलरफुल नोट्स। पेमेंट ऑफ, हाँ लिखना है, लिखना है भाई। सिर्फ 1 करोड़ को बढ़िया बनाया हम लोग। ये 6 नंबर की जो आपने बनाई 194J, 1 करोड़ माइनस 10%। नहीं इसके ठीक और इधर आओ, इधर कह रहा है वो लड़का और बुद्धा क्या बनाया वो 4,000 ये है कि अगर आप जैसे हॉस्पिटल गए, आप क्यों गए थे? बोलो कोई गया ठीक है गए हो गया ओवर। लास्ट टाइम नहीं स्ट्रेचर का अब हम वो सीट के लिए चली गई। हो गया सर, एक क्वेश्चन में गिवन है रीडिंग के लिए प्रोफेशन है इन्वेस्टमेंट वाले भाई बहुत देर हो गई अब तो। हाँ सर हो गया सर। और देखो कितना रह गया लिखने में? सर थोड़ा सा टीवी और फिर मेरा गलती है आप तो नहीं करता कहना चाहता है कि बात जल्दी नोट कर लो बेटे। सर आपको कौन सी है कर रहे हैं बच्चे। सलोनी जी ने कर लिया नोट? इधर तूने, आरती ने भी कर लिया। सर सुहानी को फाइनली याद आया कि वो सीए करें। गुड। आज याद आया तब से कॉलेज के एग्जाम चल रहे थे, अब तो बहुत आगे चला गया भाई। हाँ जी, कर लिए नोट बच्चे? हाँ सर वो आए चलिए अब एक सेक्शन देखते हैं, दैट इज सेक्शन 192। ठीक है, सैलरी वाला। दैट इज
TDS ऑन सैलरी। अब आप मुझे एक बात बताइए, मान लो आपकी जब नौकरी लगेगी, एम्प्लॉयर है और ये एम्प्लॉय है, तुम्हारे हिसाब से TDS कैसे लगता होगा? कोई फिक्स रेट होगा, 5%, 10%, या हर एम्प्लॉय पे जितना टैक्स बनता है वो मेरे को डिडक्ट करना चाहिए? मान लो आप कंपनी ज्वाइन करी आपने, ठीक है, तो एम्प्लॉयर तो आपको एवरी मंथ सैलरी देता है। मैं आपको पूरा साइकिल समझाता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आएंगे। मान लीजिए आपने 1 अप्रैल को ज्वाइन करा, ठीक है, स्टार्टिंग से मान लेते हैं, मान लो 1 अप्रैल 24। तो क्या आपका एम्प्लॉयर आपको अप्रैल की सैलरी देगा? ऑब्वियसली देगा, अप्रैल खत्म होगा तो। और मान लो 12 लाख रुपए आपकी सैलरी, ठीक है, 12 लाख रुपए पर एनम, ठीक है, 12 लाख रुपए पर एनम। तो आप मुझे बताइए, अब इस 12 लाख में से, मतलब ये आपका पैकेज डिफाइंड है, ठीक है। अब मेरे को सिंपल नहीं रखना, मेरे को कॉम्प्लिकेट करना बात को, क्योंकि मैं एक्चुअल पे आ चुका हूं, ठीक है। इस 12 लाख पे टैक्स लगेगा, या अब ये बंदा जो है अगर LIC में इन्वेस्ट करता है तो मैं माइनस कर दूंगा, अगर ये कोई HRA की एग्जेम्पशन क्लेम करता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 मिलती थी, 12 लाख तो आपका सैलरी पैकेज है, पर क्या टैक्स भी 12 लाख पे लगेगा? नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हो आप? आपने सैलरी पढ़ लिया, मैं आज आपको पॉइंट कर रहा हूं, आपका पैकेज 12 लाख का है। पैकेज समझते हो आप? महीने का 1 लाख रुपए, पर क्या सारा का सारा बेसिक सैलरी होगा क्या? मैं ये भी तो बोल सकता हूँ ना, बेसिक उसमें से 50 है, 20,000 का HRA दे रहा हूँ, 10,000 का कोई स्पेशल अलाउंस, कोई ट्रैवलिंग, ऐसे करके कितनी कहानी बना सकता हूँ मैं। तो टैक्स पूरे 1 लाख पे थोड़ा ना लगेगा टेक्निकली महीने का। तो आप मुझे बताइए, क्या कंपनी के पास हर एम्प्लॉय की कंप्यूटेशन होती होगी या नहीं होती? अब आप प्रैक्टिकली सोचिए, आप सारे जो एम्प्लॉयज हैं, कोई हो सकता है किराए पे रहता होगा, somebody would claim HRA exemption, कोई कहेगा कि अरे सर मैंने LIC करा रखी है तो मेरी जो सैलरी होगी जब GTI निकालोगे तो माइनस कर देना, इन्वेस्टमेंट होती है ना, ठीक है। कोई होगा जिसका ट्रैवलिंग अलाउंस एग्जेम्प्ट हो रहा है, किसी का चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो रहा है, ऐसे करते करते में तो अलग अलग टाइप ऑफ एम्प्लॉयज है। तो क्या कंपनी के पास हर एम्प्लॉय की कंप्यूटेशन होती है? जी हाँ, कंपनी के पास एक एक एम्प्लॉय की कंप्यूटेशन होती है। मान लीजिए दिस इज एम्प्लॉय नंबर 1 और अभी अप्रैल है। अब मेरा आपसे सवाल, मैं कौन से साल की बात कर रहा हूं? 1/4/24 से लेके 31 मार्च 25, और अभी अप्रैल है। तो क्या आप मुझे प्रूफ सबमिट कर पाओगे कि तू किराए पे रहेगा नहीं रहेगा बता, तूने LIC कराई नहीं कराई बता? नहीं। आप समझिए, प्रैक्टिकली समझिए आप बात को। कंपनीज इन द फर्स्ट मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, दैट इज अप्रैल, अपने सारे एम्प्लॉयज को मेल भेजती है, ईमेल भेजती है, और कहती है कि नया साल स्टार्ट हो गया है, आप कितना किराया देने का प्लान कर रहे हो अपने लैंडलॉर्ड को इफ यू आर क्लेमिंग HRA, कितनी LIC लोगे इफ यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट, कितने रुपए की FD कराओगे, आप वो सारा डिक्लेयर कर दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा आप अभी जाके जमा करो, एविडेंस लाओ, लेकिन अप्रैल के मंथ में फॉर्म खुलते हैं हर एक कंपनी के अंदर, और आप उसमें बता दोगे जी मैं हेल्थ इंश्योरेंस लूंगा, जी मैं लाइफ इंश्योरेंस लूंगा, जिससे आपकी टैक्स में बचत होती। आई एम नॉट सेइंग यू दिस इज जस्ट फर्स्ट मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मैं आपको इन्वेस्ट करने को नहीं कह रहा, बट आप बता दीजिए कि व्हाट्स योर प्लान। क्या आपको पता नहीं होता कि आप अगर आप किराए पे रहोगे तो कितना किराया होगा? सारी बातें आप बता नहीं सकते, आप एक फॉर्म में बता दीजिए। उसके बेसिस पर मैं अप्रैल के अंदर आपकी कंप्यूटेशन करता हूं। मतलब मैं आपको जो एग्जेम्पशन वेजेम्पशन देनी है कि तुम इतने का किराया दोगे, दिया नहीं है तुमने अभी, आपके उस फॉर्म पे भरोसा करके मैं आपकी कंप्यूटेशन निकाल दी, और मुझे ऐसा लगा कि भाई इसकी सैलरी जो टैक्सेबल सैलरी है वो कितनी आ रही है? 9 लाख। अभी मैं बाकी हेड की बात नहीं कर रहा, तो GTI कितनी है? 9 लाख।
और क्योंकि आपने डिक्लेरेशन में लिखा था आप 1 लाख की LIC कराओगे, तो टोटल इनकम कितना हो गया, और मैं 8 लाख के ऊपर पूरा का पूरा टैक्स निकाल दूं। क्या मुझे फटाफट बता सकते हो 8 लाख पे टैक्स क्या आएगा? 0, 12,500, और 3 लाख पे 20% कितना हो गया? 60,000। और इसके ऊपर 4% जुड़ जाएगा। 4% कितना हो गया बेटा? 72,500 का 104% कर दो सीधा प्लीज। $75,000. 75,400 क्लियर है यहां तक? 75,400 को, इसका मतलब इतना टैक्स है तुम पे, इसको मैं डिवाइड करूंगा 12 से, कि मेरे पास आगे जितने महीने हैं मैं इतना टैक्स डिडक्ट करूंगा। 75,400 डिवाइड बाय 12 कितना आएगा बता दो एक बार। 6,283। अब मैंने इसको जो भी अमाउंट पे करना है, देखो PF कटेगा, क्या कट रहा होगा वो एग्जैक्ट तो मेरे को नहीं पता ना अभी सारी बात। तो मैंने इसको मान लो हर महीना 1 लाख ही दे रहा हूं चाहे मैं, ठीक है 1 लाख नहीं होगा एक्चुअली में, तो मैं जो भी इसको पे करना होगा उसमें से मैं कितना माइनस कर दूंगा? 6,2। ठीक है जी। क्योंकि मान लो मैं इसको 1 लाख रुपए दे रहा हूं, महीने का कितना बैठ रहा था इसका? 1 लाख। ऑब्वियसली सर उस 1 लाख के अंदर HRA दे रहे हो? हाँ दे रहा हूं भाई, पैसा उस नाम से ही तो जाता है सिर्फ पैसा। ठीक है कितना बनता है? PF ही अब नहीं है कुछ, 1 लाख रुपए दे रहा हूं, इस 1 लाख के अंदर HRA जो भी था सारा दे रहा हूं तेरे को, लेकिन तेरा TDS कितना बनता है तेरा? 6,283। ऐसे करते 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 जब मैं 12 महीने तक करूंगा तो इसका टैक्स कितना जमा हो जाएगा? सारा का सारा टैक्स जमा हो जाएगा, यानी कि आपकी कंपनी आपके ऊपर सारा TDS डिडक्ट कर। एंड दिस इज व्हाट एवरी एम्प्लॉय वांट्स, उनके बस की है जाके पेमेंट करने की। तो इस पे कोई फिक्स रेट नहीं हो सकता। कोई बंदा 2 करोड़ की सैलरी उठा रहा है, कोई 50 लाख की उठा रहा है, कोई 40 की उठा रहा है, मेरे पास सबकी कंप्यूटेशन है। बट टेल मी वन थिंग, इज दिस द एक्चुअल कंप्यूटेशन? अब ऐसे चलता रहता है, अब कंपनी कोई और फर्दर नहीं बेचती, 6,283 6,283 6,283 करती। अब जनवरी 25 में दोबारा से मेल आता है कि साल खत्म होने वाला है, आपने जो डिक्लेयर करा था कि आप LIC करा लेंगे और आप किराए पे रह रहे हैं, आपने बोला था, मैं जब पूछा था किराए पे रह रहे, कितने किराए पे रह रहा, आपने बोला था आप किराए पे रह रहे हैं, तो सबमिट द बिल्स। मैं कैसे मान लूं? सर ये सरकार नहीं पूछेगी, नहीं, सरकार ने, कंपनी की जिम्मेवारी है कि अगर तू इनको ये बेनिफिट दे रहा है, कंपनी दे रही है, इनवॉइस ले लियो इनसे, प्रूफ ले लियो। सो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी टू रिसीव ऑल द इनवॉइसेस फ्रॉम। तो जनवरी के अंदर हर एम्प्लॉय को मेल जाता है कि 15 दिन, कोई भी डेडलाइन रख देगी, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, 15 जनवरी तक आप इन्वेस्ट कर लो। आप बोलो अरे मैं फेब्रुवरी, भाई मैं नहीं सुनूंगा फेब्रुवरी में, भाई 15 दिन कर रहा है तो मैं कंप्यूटर माइनस करूंगा, नहीं कर रहा मैं नहीं कर रहा माइनस। अब बोलो ये क्या बात हुई सर, अगर मैं मार्च में LIC लेना चाहूं, हाँ तो ले ले भाई, तेरा TDS ज्यादा कट गया, रिफंड ले लियो भाई बाद में, मैं तेरे को उसका बेनिफिट एज अ कंपनी मैं 80C में माइनस करके नहीं दूंगा मैं तेरे को, क्योंकि मैं इसी काम में थोड़ा ना लगा रहूंगा। तो बेसिकली जनवरी के अंदर कंपनी कहती है आप जो इन्वेस्ट करना है आप कर दीजिए ना 15 जनवरी तक, 20 जनवरी तक। हर कंपनी का अलग होता है, हो सकता है कोई फरवरी में भी भेजता हो भाई एम्प्लॉयज को। तो बेसिकली अब जब वो, क्योंकि ये तो एक एस्टिमेटेड लेवल पे था, अब हम मान लीजिए कि उस बंदे ने जो डिक्लेयर करा सारा सही, मान लो चलो उसने कुछ भी नहीं करा, उसे बोला था मैं किराए पे रहता, मैंने कहा प्रूफ दिखा, है ही नहीं प्रूफ। उसे कहा LIC मैंने प्रूफ, है ही नहीं प्रूफ। तो आप मुझे बताइए क्या उसकी कैलकुलेशन मैंने सही करी या गलत करी? गलत। अब मैं रीवर्क कर दूं और मैं क्या कर दूंगा, भाई तेरी सैलरी 9 लाख नहीं है, पूरी 12। एज्यूमिंग स्टैंडर्ड डिडक्शन नाम की कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि 12 पे भी स्टैंडर्ड तो फिर भी मिल जाता।
समझ रहे हो आप? एक बंदा मैं कह रहा हूँ HRA का जमा भी ना करे, वो कुछ ना करे, वो फिर भी 50,000 तो वैसे माइनस हो जाता है। तो लोग 11,85 लिख लो। तो अब क्या हुआ बच्चे? 11,50,000। GTI कितनी आ जाएगी इसकी? 11,50। 6 से जो ये बोलता था 1 लाख करेगा, बिल तो दे नहीं रहा मुझे, तो कुछ नहीं होगा। टोटल इनकम कितना आ जाएगा? और इस पे मैं निकाल दूंगा टैक्स। मान लो टैक्स आ गया 1,20,000, मान लीजिए 1,20। ठीक है, मान लीजिए 1,20 आ गया। तो लॉजिकली मैं कितना पे कर चुका हूं पिछले 9 महीने? क्योंकि अगर मैं जनवरी में करूं तो जनवरी का तो भी जाना है ना अभी TDS। 56,55 क्योंकि ये दिसंबर तक तो मैं इसी भरोसे पे कर रहा था। जनवरी में जब डिटेल मांगी तो है नहीं। अब जब जनवरी की पेमेंट करूंगा कौन सी डेट को? 7 Feb को। तो मैं बोलूंगा भाई ये तो बहुत ही कम काटा है मैंने TDS। अब मुझे बताइए कितने रुपए का अभी और बच रहा है जमा करना? 63,450। मैं बोलूंगा 3 महीने में कटेगा अब इसका। कितने महीने बचे हैं मेरे पास? 3, 211,5। जनवरी, फरवरी, मार्च। आपने मुझे प्रूफ नहीं दिया, अब मैं आपसे मांगूंगा भी नहीं। मेरे पास फालतू टाइम नहीं है बार बार आपके प्रूफ लेके अपडेट करने में। मैंने एक डेट दी थी, जमा कर दोगे, देख लिया, नहीं करूंगा, मैं नहीं कर रहा। एम्प्लॉय भागा भागा आ रहा है, अरे अब क्या करूं, टैक्स कट रहा है। मैंने कहा सुन भाई, इन्वेस्ट कर लिया, मैं ज्यादा काट दिया, रिटर्न भर के रिफंड ले लियो भाई। जब तेरे से पूछ रहे थे तब तो आ नहीं रहा था तू। मैं आपको ऑनेस्टली घर की बात बता रहा हूँ अपनी। जागृति मैम जैसे अर्न करती है, ठीक है, तो खर्चा बहुत करते हैं, जनरली होता है गर्ल्स बहुत खर्चा करती। तो मैं उनसे एक फिक्स्ड अमाउंट लेता ही लेता हूँ। समझ रहे हो? सेविंग करनी जरूरी है भाई, मैं ये कमा रहा हूँ, सेविंग एक करना है। ठीक है, पर मैम हमेशा जनवरी, फरवरी, मार्च में जरूर गड़बड़ करते हैं। जैन, फेब, मार्च में हमेशा मेरे को कम पेमेंट करती हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनका आखिरी के 3 महीने में TDS ज्यादा कट जाता। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? हर एम्प्लॉय पहले ना ओवर कमिट कर देता है अपनी कंपनी को। मैं ये भी इन्वेस्ट करूंगा, ये भी करूंगा, ये भी करूंगा। भाई अभी नहीं कटना चाहिए। जनवरी में पूछते हैं, तब आप जमा नहीं करते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कंपनी क्या करेगी? TDS काट लेगी। जब वो मैडम का TDS कट जाता है तो मैडम की सैलरी कम आती है, और जब मैडम की सैलरी कम आती है तो उनके खर्चे तो बंद हो कि ये तो मैं करूंगी, और मेरे को नुकसान। समझ रहे हो? तो हमेशा मतलब हम लोग का जैसे मार्च में आते ही, मतलब मैं कहता हूँ कह रहे टैक्स में चले, मैंने कहा तो पहले से कुछ सेव करके रखना था ना, कि जो अमाउंट मेरे को देना है वो मिले। ठीक है, कभी भी नहीं मिलता। समझ रहे हो? तो बेसिकली ये क्यों होता है हर एम्प्लॉय के साथ? आखिरी में अगर आप कभी सुनोगे कि मार्च में अरे यार कम सैलरी आई है यार, क्यों कम आई है? अप्रैल में हर कोई बोल देगा मैं LIC कराऊंगा, हेल्थ इंश्योरेंस कराऊंगा, डोनेशन करूंगा, सब करूंगा, मेरे को सारा दे दो पैसा अभी तो। लेकिन जब जनवरी में डेट आती है तो बिल नहीं होता इनके पास, तो TDS कट जाता है। मुझे बताइए क्या आपको क्लियर है? और आप मुझे बता दीजिए, अगर ये 150 3 बार कट जाएगा तो पूरा TDS तो जमा हो गया। अब जब आप अपनी रिटर्न भरोगे तो सारा TDS तो जमा ही है, तो आपको कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स तो जमा नहीं होता। मुझे बताइए आपको सिस्टम समझ आया? आगे 2-3 पॉइंट सुनते जाइएगा, बातों बातें मैंने बता दिया। वैसे आपको सारे के सारे इनवॉइस कलेक्ट करने की जिम्मेवारी किसकी? कंपनी की। दूसरी बात, अगर एक एम्प्लॉय ये कह रहा है यार मेरी तो ब्याज की भी इनकम है, मेरी तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम भी है, मेरे तो कैपिटल गेन भी है, कंपनी मेरे को क्या समझ आएगा, तुम ये सारी इनकम मेरी जान लो, उसमें जो टैक्स करता है TDS काट दो, कैसा अलाउड है? बिल्कुल अलाउड है बेटे, एम्प्लॉय के बस की बात नहीं। जिस जगह पे नौकरी करता है ना वो खुद ही बता देता है मेरे को ना 4 लाख का किराया आ रहा है, तो उसकी कंपनी में जो TDS डिपार्टमेंट होगा कहेगा लो 4 लाख जोड़ देते हैं, आपका GTI आ जाएगा, टोटल इनकम ज्यादा TDS काट। सो इज इट अलाउड? यस इट इज अलाउड। लेकिन क्या आप लॉस को माइनस करा सकते? आप बोल दो मेरे को कैपिटल गेन में लॉस हो गया,
क्या वो सैलरी से होगा? वैसे तो होता ही नहीं। अदर सोर्स में लॉस हो गया तो सरकार कहती है लॉस सिर्फ एक सेट ऑफ होगा फॉर द पर्पज ऑफ टीडीएस। हाउस प्रॉब्लम, तुम्हारा 25 लाख का पैकेज है, 25 लाख पे कंप्यूटेशन कंपनी अपने हिसाब से चलाती रहेगी और तुम्हारा 2 लाख का लॉस है। क्या तुम अपनी कंपनी को ये बता सकते हो 25 लाख की इनकम, 2 लाख का लॉस, 23 लाख है, उस पे टीडीएस काट लो? अलाउड, अलाउड। सिर्फ हाउस प्रॉब्लम। आपका अदर सोर्स में लॉस है, आप कंपनी को बोल रहे हो भाई 25 लाख का पैकेज, 6 लाख का अदर सोर्स लॉस है, माइनस कर दे भाई, टीडीएस काट लियो। नॉट अलाउड। टीडीएस डिडक्ट करने के लिए सिर्फ जो लॉस माइनस होगा वो हाउस प्रॉब्लम। पीजीबीपी का लॉस कभी भी सैलरी से सेट ऑफ वैसे ही नहीं होता, तो टीडीएस के लिए क्या हो जाएगा तेरा? वरना ऐसे हर बंदा क्या करेगा? बिजनेस स्टार्ट करे। आप समझो, बिजनेस के अंदर फालतू के खर्चे बनाना बहुत आसान है। समझ रहे हो? तुम सैलरी में 15 लाख है, मैं 5 लाख का नुकसान बनाने में कितना टाइम लगता? तो जैसे कंपनी एम्प्लॉय के लिए तो इतना नहीं करती, पर जैसे टॉप मैनेजमेंट को कहते हैं और वो बता रहे हैं 40 में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पीडीएस में बनेगा, और बाद में 2-2 करोड़ वाले एम्प्लॉय, 1 करोड़ वाले कितना इन्वेस्ट कर लेगा? 1.5 लाख मिलता है एलआईसी का, क्या कम कर लेगा? तो कंपनी के हाथ में ना, वो तो रिकॉर्ड शो करना, अगर वही भाई कंपनी इतनी बड़ी होती है, कंपनी भी प्रोसेस से चलती है। ठीक है, अगर मेरे पास 5 लाख एम्प्लॉयज है इंडिया लेवल पे, मैं कह रहा हूँ चल 10,000 एम्प्लॉयज है, मैं एक एक के लिए विंडो थोड़ा ना ओपन करता रहूंगा। आप आईसीए का फॉर्म भरते हो, सीएस का फॉर्म भरते हो, आपको क्या लग रहा है आपकी डेट निकल गई आपके लिए फॉर्म खोलेगा दोबारा? सिमिलर विद द केस विद द कंपनी, जब डेट थी आपने जमा क्यों नहीं करा, बाद में जा रहे हो आप? पीडीएस में टैक्स जो अपने टॉप मैनेजमेंट का टॉप इंडिकेटर तो बंदे बैठे तो मतलब यार ये तो सब्जेक्टिव बात बोल रहे हो ना आप। ये तो वो वाली बात है कि मतलब आप उधर पार्टनर हो, आप बोल रहे हो नहीं भाई मेरे को तो जमा हो जाता है। इनमें साथ पे, अब अगर जैसे मैं जिस कंपनी में था, जो बंदा टीडीएस काटता था वो मेरे साथ बैठता था। ठीक है, तो पहले 6 महीने मेरा टीडीएस नहीं काटता था, मैं बोलती मत काटियो भाई, आगे के काट लियो। आगे के टाइम मैंने कंपनी बदल ली, तो मैं टीडीएस ही नहीं कटा मेरा। ऐसा मैंने प्लान नहीं करा था, बट हो गया था ऐसा बाय चांस। वो एकदम बहुत अच्छा फ्रेंड था, उसने कहा भाई सौरभ भाई टीडीएस काट दूं क्या तेरा? मैंने कहा यार आखिरी में काट लियो ना, छोड़ना। ठीक है, तो 6-8 महीने वहां पे काम करा। तो अब इसी चीज पे एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है। मैं एक कंपनी में था, मतलब मैंने उधर 6 मंथ्स काम करा होगा, 7 मंथ्स काम करा होगा। तो जो भी मेरे को सैलरी आती थी उस पे वो साथ में वो प्रोसेस भी करता था, बहुत अच्छा, एक अनुपम करके मतलब कलीग था। ठीक है, ठीक है, तो वो सैलरी आती थी मैं सीधी अकाउंट में आ जाती थी, टीडीएस नहीं करता था। फिर मैंने जॉब छोड़ दी, तो फिर मैंने ज्वाइन करा एयरटेल। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, जब मैंने एयरटेल ज्वाइन करा तो मोटा मोटी ना 4 महीने ही नौकरी थी, 4 या 5 महीने, क्योंकि मैं 6-7 महीने वहां करा होगा। तो मैं ज्वाइन शायद से नवंबर या दिसंबर में ज्वाइन करा। तो 4 महीने के हिसाब से अगर एयरटेल मुझे पैसे दे रहा है, मान लो 1 लाख रुपए भी दे रहा है, तो टोटल कितने दे रहा है? 4 लाख। और एयरटेल बोलेगा मैंने इसको 4 लाख दिए, इसको रिबेट भी मिल जाएगी, तो क्या कोई टैक्स पड़ेगा? नहीं, तो उसने भी टीडीएस नहीं। यानी कि पूरे साल काम करा। और आप ये मत सोचिए कि मैंने इंटेंशनली करा, नहीं हो जाता है बस, स्पोर्ट्समैनशिप। मैं एक्चुअली बता रहा हूँ आप, मतलब ये हो गया, ये सिचुएशन, ऐसे कोई प्लान थोड़ा ना करता है। सर पहले लग नहीं रहा था जब आपने बोल दिया। लेकिन अब इसी में एक प्रोविजन है कि जब आप एक कंपनी, व्हेन यू लीव द कंपनी, व्हेन यू जॉइन अनदर, तो आप उसको अपनी पुरानी डिटेल बतानी। ये एयरटेल की जिम्मेवारी नहीं है, ये एम्प्लॉय की जिम्मेवारी है कि मुझे बताना। समझ रहे हो? तो अगर मैं एयरटेल को ये डिटेल बताता, तो वो कहता कि मैंने तेरे को 4 लाख देने हैं और पुराना कुछ अमाउंट आया हुआ है, अगर वो पूरे साल का देखूं तो उस पर तो टैक्स है, पर अभी तक टीडीएस नहीं कटा। तो एयरटेल तो 4 महीने बहुत सारा टीडीएस काट लेता। उन्होंने पूछा नहीं। समझ रहे हो? तो वो एक ही बार पूछते हैं कि आपको डिक्लेयर करना चाहते हैं अपनी इनकम। मैंने कहा नहीं, मेरे को था, मैं टैक्स पे कर दूंगा। आप मैं बता रहा हूँ टीडीएस नहीं कटा, बट आपको क्या लग रहा है जब रिटर्न डेट आई होगी, क्या मैंने अपनी डिटेल सारी नहीं बताई होगी?
जब 31 जुलाई आया होगा, जब रिटर्न भरनी होगी, तो क्या मैंने रिटर्न भरी होगी कि मैंने कमाया है? नहीं कमाया नहीं, आपने बोला मैंने साल छोड़ी थी, उसके बाद ज्वाइन नहीं किया। आंसर इज, मुझे याद नहीं है, लेकिन टेक्निकली तो मैंने बताया होगा और फिर मैंने टैक्स पे करा, क्योंकि सारा का सारा बैंक अकाउंट में। समझ रहे हो? तो आप जैसा सोच रहे हो कि मैंने टैक्स बचा लिया, मैं बहुत ही गलत इंसान हूँ, ऐसा नहीं। सोच आपकी गलत है बेटे, गलत आप सोच रहे हो। मैं तो आपको केस स्टडी बना रहा था मैं। ठीक है, मुझे बताइए, क्लियर है पूरा का पूरा? उसके पास मेरी जो इनकम थी वो 4 लाख थी, उसने कंप्यूटेशन में बिठाया, अगर मैं साल के अंदर होता वो मेरी कंप्यूटेशन बिठाता, मेरा टैक्स आता, टीडीएस कट जाता। सेठ है जी कहानी। आइए अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 192। ओ माय गॉड, है जी, ये तो समझाया है, 10-12 पेज की बात समझो, समझाया है। लिखवाऊंगा। ये कर लेंगे। हाँ, मैं मतलब एक बार फाइल देख लेता हूँ। हाँ, लेटेस्ट वाली फाइल भी खोल लूंगा तो। देखो बच्चे क्या लिखा है ये, अब मेरे बोलने की जरूरत नहीं है, वैसे ऐसे ही बोल रहा हूँ ये। अच्छा, कंपनी को टीडीएस डिडक्ट कब करना होता है? ड्यू करने पर या एट द टाइम पेमेंट? यानी कि अगर मैं सैलरी को ड्यू कर रहा हूं, बट अगर मैं 6 महीने तक पे ना करूं, क्या मुझे टीडीएस सरकार को, आई मीन डू आई नीड टू डिडक्ट द टीडीएस? नो, सरकार कह रही है जब आप एम्प्लॉय को पे करोगे तभी टीडीएस डिडक्ट कर। ठीक है बच्चे, मैं एक एम्प्लॉय की 6 महीने से सैलरी ड्यू कर रहा हूं, क्या मुझे टीडीएस डिडक्ट करना है या नहीं करना है? नहीं करना। टीडीएस डिडक्ट कब होगा? व्हेन आई मेक द पेमेंट। और ये सारी बातें देखो, वही वाला एग्जांपल जो मैंने अभी आपको बनाया ये वो है। तो सेट ऑफ अलाउड, किस चीज का अलाउड है? सिर्फ और सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी इनकम, और सारी दिखा सकते हो क्योंकि सरकार को फायदा हो रहा है। ठीक है, और अब मुझे बताइए, मान लो कंपनी है और अप्रैल 22 सैलरी कितने की है रे? 12 लाख। सीधा सीधा अगर टैक्स कितना आ रहा है? 240, तो महीने का कितना हो गया? 20,000। तो अब जब कंपनी एम्प्लॉय को पेमेंट करेगी तो टीडीएस काट लेगी 20,000 का। ठीक है, और इसलिए इसमें कुछ रेट नहीं बोला जाता, क्या बोला जाता है कि मैंने किस पे काटा है? एवरेज। कहिए साहब जी, क्लियर है? इसको नोट करना चाहते हो? कर लीजिए। अब इसके बाद मतलब मैं बुक के अंदर से, अगर तूने नौकरी आज ज्वाइन करी, नहीं ऐसा तू करवाया, देख बड़ी कंपनी में कोई नहीं सुनेगा तेरी बात। ठीक है, तेरी टीम के अंदर ही 10 बंदे हैं, जो 7 वाला टीडीएस है वो तो कर लेगा, लेकिन तू एयरटेल में जाके बोले टीडीएस वालों से बात करो, ठीक है, और तू वहां जाके बोले मेरे साथ ऐसा करो, ठीक है, तो वो तेरा टीडीएस ज्यादा काट देगा। पेमेंट का टाइम सीरियल था, पीछे अप्रैल की सैलरी आई, कुछ बोलेंगे अगर सीरियस नहीं काटता जनवरी में काम। हम ऐसे बोल नहीं सकते। सर आपने वो तो मेरा फ्रेंड बैठा था, ही वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, अनलाइक दुष्यंत सर। टीम छोटी थी, समझ रहे? टैक्स वाला उधर बैठा है, अकाउंट्स उधर बैठा है, उसको बोल दिया रहने दे, बट ऐसे अलाउड नहीं होता। कंपनी के नीचे एरो लगा हुआ है, अप्रैल, अप्रैल 22। क्या कह रहे हैं? और क्या, मैंडेटरी है ब्रो। अगर हम एड्यू जंक्शन, अगर मान लो मैडमों को सैलरी दे रहे हैं, क्या टीडीएस कटना चाहिए? मेरे टर्नओवर से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है एम्प्लॉय की सैलरी से, तो भी सैलरी पे टैक्स ही नहीं है। हाँ ऑब्वियसली। सैलरी के नीचे 6 से,
प्लीज, बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है। सैलरी के बाद कॉमन सेंस नहीं है आपको, 6 से और टोटल इनकम लिखा होता है। ठीक है, बच्चों वाली बातें करते हो, दिमाग से कब बड़े हो गए बेटे आप? सैलरी के नीचे क्या लिखा है आप बताओ? 6 से फिर टोटल इनकम। फिर वो सैलरी के नीचे लिखा हुआ है। क्या है, मैगी बना रखी है। सही बात है, क्या है यार, नोट्स का मजाक उड़ा रहे हो बेटा तुम लोग। मैं सुबह 4 बजे उठ के बनाता हूँ notes। तो वो रेंट और टीडीएस लिखा है, मतलब उसका क्या लॉजिक था, कुछ नहीं वो कोई सोच। अगर एम्प्लॉय को रेंट आ रहा है तो वो भी बता दे, रेंट पे भी कट जाएगा, कैपिटल गेन सब पे कट जाएगा। मुझे पता है। टीडीएस धीरे हो गया यार अभी, स्पीड और पकड़नी पड़ेगी। एक दिन ना 3-4 घंटे कराना पड़ेगा तभी। अब मैं टीडीएस को ना 3-4 घंटे, तू तेरे को अकाउंट्स भी नहीं लेनी। जुएब जी, जुएब जी जब आए थे तो कह रहा था दोनों ग्रुप में रैंक कैसे लाते हैं। अलग ही कॉन्फिडेंस होता है फाउंडेशन क्लियर होने के बाद। नहीं, वो भी क्लास का टॉपर है जी। एम्प्लॉय के नीचे रेंट है जी, खराब है यार, देख मेरे से पूछ ले। नंबर ऑफ मंथ्स 12, जैसे ऐसे 12 लिखा है ना, तो मतलब ऐसे खुद भी थोड़ा पता नहीं लग रहा था मंथ्स होगा नहीं। मैं कुछ बोल रहा हूँ है जी। सैलरी टीडीएस, ये तो ऐसी जनरल को जैसे लिखो, मतलब सैलरी में भी टीडीएस कटेगा, रेंट की डिटेल होगी उसमें भी टीडीएस कटेगा। म्योंगम इज वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी डिसेंट। म्योंगम, हैव यू रिटन इट? Yes, if you are understanding, it's a reason. You are able to understand this and writing. Good. Because you are English medium, no? These all Hindi medium. English लिख ही नहीं पा रहे बच्चे बेचारे। Which section we are doing right now? Huh? Very good. And this covers. And what is the section for professionals if I make payment to professional? रुक जाओ, आपसे पूछ लूंगा अभी आप। एवरेज रेट का यही मतलब है कि पूरा कंप्यूटेशन हो गया, टैक्स आ गया, डिवाइडेड बाय 12, तो उसको एवरेज रेट बोला जाता है, फिक्स रेट नहीं है। अजय एक बात बताओ, क्या मैं कह सकता हूँ इस सेक्शन में भी तो अगर एक बंदे का 2.5 करोड़ का पैकेज हो तो सरचार्ज भी लग जाएगा, एचईसी भी लग जाएगा तब। हाँ, जनरली टीडीएस रेट क्या होता था, 5%, 10%, उसमें एचईसी थोड़ा ना जुड़े होते थे। इसमें पूरा 1-1 रुपए का टीडीएस जमा हो जाएगा। इन केस ऑफ सैलरी यस, बाकियों में थोड़ा ना था। गुड म्योंगम जी, वेरी गुड, यू आर पिकिंग। एम्प्लॉय के साइड में ऐसे लिखा है वैसे कि सैलरी पे भी टीडीएस है, रेंट पे भी टीडीएस लग जाएगा, वो डिटेल बता देगा, तो मतलब वैसा वाला।
डिटेल्स एनी इनकम तो कट जाएगा, वो भी मैं दिखाऊंगा ये वाली चीज, ये नहीं भी लिखो तो भी चल जाएगा, कुछ भी। आइए बच्चों, नहीं नहीं वो अपने आप खुल गया होगा, मैं कुछ वो देख रहा था, म्यूचुअल फंड देख रहा था उस वजह से। म्यूचुअल फंड्स में मतलब इन्वेस्ट करना चाहिए शायद से। आप भी कर दो, अब नहीं करूंगा मैं। नहीं नहीं मजाक कर रहा हूं, आप बहुत ही नॉलेजेबल हो यार, मतलब आपको। हाँ एग्जैक्टली। ओके, देखते हैं बेटे आप ये क्वेश्चन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। इलस्ट्रेशन नंबर 15.1, सर ये क्यों करा रहे हो बेटे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कितना? क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं सॉल्व करना करना है, आप इसको देखो। इलस्ट्रेशन में 15.1 जल्दी करिएगा, 3 इलस्ट्रेशन आएंगे आपकी जिंदगी में। इलस्ट्रेशन क्या है आपकी जिंदगी में? टैक्स निकालना, कितने परसेंट क्या लगेगा, मतलब स्लैब लगा और क्या एम्प्लॉय की स्लैब तो लगेगा। आ गया आंसर? कूल, आयुष जी का आ गया? वेरी गुड। पीछे योगिता जी का नहीं, सॉल्व कर रहे हो, गुड। चिलिंग ज्यादा हो गई, एक एसी बंद कर दूं क्या, सही है? आगे सब बच्चों का यस, एक बार आगे बढ़े। अच्छा मैं बस आपको ये बोल रहा हूँ, अगली इलस्ट्रेशन पढ़ के सीधा आंसर देना, मैं आंसर नहीं दिखाऊंगा। हाँ बिल्कुल। सेकंड में क्या हो रहा है, उसने ना ज्वाइन करा है 1 जून 20 को, मतलब समझ रहे हो आप भाई, ऊपर वाले क्वेश्चन में तो पूरे 12 महीने था ना, इसमें इसने ज्वाइन ही 1/6/20 को करा है। हाँ तो ऑब्वियसली इसकी इनकम तो 11,15,000 ही है 10 महीने की। एग्जैक्टली बस उसको आप डिवाइड 10 से कर देंगे, ठीक है, बस मैं डिवाइड 10 से कर दूंगा बस उसको। डन है। एक बार मुझे बता दीजिए, मैं हटा दूं बस इसको, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन अच्छा आएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है, 15.3 पे मैं आऊंगा,
बट अभी 15.4। आइए इसमें कंपनी चेंज हुई, ठीक है, ध्यान से देखिए। लिखना है। हाँ ये वाला आप लिख के कर लेना चाहिए, ठीक है। आर वॉज वर्किंग, एक बार मैं आपको क्वेश्चन बता दूं फिर उसके बाद आप सॉल्व करिएगा। आर वॉज वर्किंग विद एक्स लिमिटेड एट अ सैलरी ऑफ 60,000 पर मंथ। बहुत अच्छी बात है जी। एम्प्लॉय का क्या नाम है बच्चे, और कंपनी का नाम, सैलरी कितनी, साल की कितनी हो जाएगी अगर इसी कंपनी में रहा तो। ही रिजाइंड ऑन 31 जुलाई। इसका मतलब उसने अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने काम करा, और एंड ज्वाइंट वाई लिमिटेड, कंपनी बदल ली, वाई में चला गया, और अब सैलरी 1 अगस्त से यानी कि अगले ही दिन नौकरी लग गई, 70,000। कंप्यूट द टैक्स डिडक्टेबल बाय एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड, assuming he submitted the details of salary drawn and tax deducted by X Limited along with a copy to the Y। वो कह रहा है assuming कि भाई जब तूने कंपनी बदली तो तूने अपनी सारी डिटेल बताई है, ठीक है, एग्जैक्टली exactly, ठीक है। और मैं एक केस, आप जो मैंने आपको कहानी बताई वो रिलेट कर पा रहे हैं, समझ रहे हो, ठीक है। आप मुझे बताइए, एक्स लिमिटेड जब उसको पहली 60,000 देगा तो कितना टीडीएस काटेगा आपके हिसाब से? अप्रैल में एक्स कितने रुपए देगा, 60,000, टीडीएस काटेगा कुछ? क्यों? क्योंकि मुझे पहले से पता है ये जुलाई में छोड़ेगा 4 महीने बाद। यही बात है ना, प्रैक्टिकली सोचो भाई। काटेगा, बिल्कुल काटेगा। कैसे कैलकुलेशन करेगा? 60,000 इंटू 12। मुझे क्या पता वो बंदा जुलाई में छोड़ देगा, अप्रैल में तो मैं यही मानूंगा कि करेगा मेरी यही नौकरी। तो 7,20,000 माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन कर दूंगा, और उस पर टैक्स निकालूंगा, और उसको डिवाइड किससे कर दूंगा, 12 से कर दूंगा। करिए ना एक बार, मैं आपको चलो आंसर दिखाता हूं एक बार। 4 से मुझे क्या अप्रैल में पता होगा, अप्रैल में पता होगा मुझे, ठीक है। तो बेसिकली आप पहले मुझे बताइए पहले महीने का टीडीएस कोशिश करिए निकालने का। जैसे इनका कितना निकला है, 4030। लेट्स सी अगर आप निकाल पा रहे हैं। एक्स लिमिटेड के हिसाब से कंप्यूटेशन निकालिए, उसके ऊपर टैक्स निकालिए, उसको डिवाइडेड बाय 12 करिए। मिलेगी बता, एक्स को क्या लगेगा, रिबेट मिलेगी। 7,20,000 पे कौन सी रिबेट मिल रही है भाई तेरे को आज के टाइम पे? नहीं मिलेगी। 4030 आया किसी का, आया? अब मुझे बता, 4030 अप्रैल में डिडक्ट होगा? नहीं। आंसर में देख कितनी बार डिडक्ट हुआ है, जुलाई में क्यों नहीं हुआ? काम तो करा उसने। पहले यहाँ तक पहुंच जाओ एक बार फिर बोलूंगा। क्योंकि आप समझो, जब आप, मुझे पता लग गया जुलाई में तो आप जा रहे हो, तो मैंने सोचा इसका मतलब मैंने इसको कितना दिया, 60,000 इंटू 4, 240। टैक्स ही नहीं बनता, मैंने टीडीएस ही नहीं काटा जुलाई में। समझ रहे हो आप? अप्रैल में 4030 कटेगा, मई में कटेगा, जून में कटेगा। जुलाई आपने काम करा, बट आपने 31 जुलाई रिजाइन कर लिया। अब आप मुझे बताइए क्या टेक्निकली मेरा टीडीएस काटना बनता जुलाई के महीने? जब मुझे पता लग गया तू रिजाइन कर चुका है, मैंने तेरे को टोटल पेमेंट कितनी करी, 60,000 इंटू 4, 240। टैक्स ही नहीं बनता।
और तू आगे क्या नौकरी कर रहा है वो थोड़ा ना मुझे बता देगा। बेटे जब आप रिजाइन करते हो ना कभी अपनी कंपनी नहीं बताते। वैसे ही आपको बता रहा हूँ, लोग बहुत खराब होते हैं, आगे रेफरेंस खराब दे देते हैं कि इसको आप मतलब सही नहीं है, ये नहीं। कभी भी अपने बॉस को भी जब आप ज्वाइन कर लेते हो तब बताया जाता है, हैव जॉइंड दिस कंपनी। ठीक है। तो आप मुझे बताइए, क्या जुलाई में जब मुझे पता लग गया कि नाउ यू आर लीविंग, तो इसका मतलब एक्स टोटल कितना पैसा दे रहा है? 240। बट इज इट टैक्सेबल? तो इसलिए टीडीएस नहीं कटा। सैलरी दे दूंगा, तूने नोटिस दे दिया होगा मुझे, टीडीएस ही काटूंगा ना, बनता नहीं है टैक्स। हाँ, टेक्निकली अगर तू 31 जुलाई छोड़ रहा है तो टीडीएस मेरे को जमा कब करना होता है? 7 अगस्त। तो मुझे पता है ना, तो मैं जब वर्किंग बनाऊंगा मैं नहीं डिडक्ट करूंगा टीडीएस, बिकॉज बनता ही नहीं है। ठीक है, ये समझ आया? इसका मतलब इस बंदे का टोटल टीडीएस कितना घटा? 12,090। एक बार पहुंच जाइए पहले 4 महीने पे। फॉर 3 मंथ्स, अप्रैल मई जून। काम तो करे, काम करने सैलरी दूंगा ना, काम करा तो टीडीएस काट दूं, बनता है टैक्स तेरा। ये नोट पड़ी, जुलाई में क्यों नहीं कटा? चौथे महीने की टैक्सेबल है अगर वो कहीं और नौकरी करता है तो। तेरे को ये क्यों जानना है वो भी टैक्सेबल है कि नहीं? मतलब तू अगली कंपनी में जा रहा है, वो अलग है। पहले मुझे बता, कटेगा नहीं टीडीएस, ये समझ आया? ठीक है, पहला ये स्टेप है कि जुलाई में टीडीएस नहीं कटेगा, क्योंकि अगर मैं देखूं कि मैं उस बंदे को कितना पैसा दे रहा हूं, तो मैंने 60,000 60,000 60,000 4 बार दिया मैंने, तो टेक्निकली उस पर टीडीएस बनता ही नहीं था। ठीक है, तो इसलिए मैं जुलाई में नहीं काटा उसका टीडीएस। यहां तक क्लियर है? अब जब वो अगस्त में जाए तो वो अपनी जो कंपनी है वाई लिमिटेड उसको बताएगा कि मैं 60,000 4 महीने कमाया और तुम मुझे कितने दोगे अब? 70,000 8 महीने। तो ये बैठी तुम्हारी कैलकुलेशन, पहले कंप्यूटेशन ध्यान से सुनिएगा। 60,000 कितने महीने? 240। 70,000 कितने महीने? 560। 8 लाख हो गया। स्टैंडर्ड डिडक्शन, इसका मतलब टैक्स कितनी सैलरी मिलेगा? 7.5 लाख। 7.5 लाख पे जब टैक्स लगाया तो कितना आया टोटल? 65,000। ये वाई लिमिटेड कर रही है वर्किंग, 65 में से कितना जमा हो रखा है? 12,090। 4,030 3 बार और कितना बच गया? बचे हुए 8 महीने में काट दूंगा टैक्स तेरा। कहिए। और जुलाई, हाँ कह सकते, क्योंकि मैं टोटल ग्रॉस लेवल पे ही ले लिया, वो तो न्यूट्रलाइज हो गई वो बात। क्लियर है बच्चे? ये वर्किंग भी बना लीजिए, और आपको समझ आना चाहिए कि जो वाई लिमिटेड है, वाई लिमिटेड विल डिडक्ट 6614, उसकी वर्किंग ये है, और पहले 4,030 कटा। ओके। सर जब वो नई कंपनी में गया तो उसका अलग से करने की जरूरत नहीं है, वो मतलब फिर टोटल कर देना। वाई लिमिटेड टोटल देख लेगा, और एक्स की वर्किंग भी देखो। आती है, मतलब एक्स की तो टीडीएस की वो बनी हुई है, मतलब हो गया, आगे समझ। मतलब जैसे मेरे को बताया ना तो पहले का पीरियड को नहीं नहीं, अगर तू 10वें महीने में रिजाइन करेगा तो मैं तेरा टीडीएस क्यों नहीं काटूंगा? क्योंकि मेरे यहाँ पे तेरा पैसा बन चुका है इतना। मैंने क्यों नहीं काटा? क्योंकि एक्स लिमिटेड ने जो पैसा दिया वो 240 दिया, पर क्या 240 टैक्सेबल है? तो इसलिए मैंने नहीं काटा। समझ रहे? उसको हम नहीं, taxable नहीं है।
पहले डायलॉग देख मेरे को, मैं कंपनी हूं, तू कहाँ जा रहा है मेरे को नहीं जानना तेरे से, तू अपनी नई कंपनी को बताइयो तू कहाँ जा रहा है और कहाँ से आया तू। समझ रहे, तू जो कंपनी छोड़ के जा रहा है, आप एक बार कंपनी आज छोड़ो, मैं तेरे को टोटल पैसे कितने दिए, 240, क्या वो 240 पे टैक्स लगता है, तो नहीं काट रहा है। एग्जैक्टली, इसलिए नहीं हो रहा। अगर तेरे को हर महीने 5 लाख रुपए दे रहा होता मैं, पर मंथ 5 लाख, तो मैं जुलाई में भी काटता, क्योंकि तेरा 5 5 5 करके 20 लाख बनता, तो मैं देख लेता कितना टीडीएस बन रहा है। बताइए, क्लियर है बच्चे? मतलब अगर मैं आपको बोलूँ, देखो काफी एनालिसिस है, समझ रहे हो, मतलब ऐसा नहीं है। भाई 60,000 में 4,000 की खर्च करेगा और जुलाई में तक को पूरे 60,000 ठीक है ना सर को जुलाई में पूरे साल का क्यों देगा, वो सैलरी उसकी जो दे दूंगा मैं उसको। हाँ तो जुलाई में 60,000 का फंड है हाँ 60,000। तो वो लिया और टीडीएस में नहीं काटा जाए टीडीएस नहीं काटूंगा ना भाई, जो मैंने अंडरलाइन करा है बस ये पढ़ लीजिए एक बार, मैं आपको बता चुका हूँ वैसे, लेकिन आप बस। सर एक मिनट कुछ नहीं पा तो वही है जनवरी में सुधांशु वाले एविडेंस और दो साल इधर गया सॉल्यूशन, समझ आ गया यहाँ तक? अभी ऑब्वियसली 192 चलेगा, अभी 10 15 मिनट और सेक्शन बचा हुआ है, अपने भी है नहीं पर ये खत्म तो करूंगा। चलिए अब एक चीज समझिए, ये लाइन तो एटलीस्ट लिख दीजिए, ये बातें मैं आपको बता चुका हूं, बट अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो सारे के सारे एविडेंस कलेक्ट करने की जिम्मेवारी किसकी? एम्प्लॉयर की, यही लिखा हुआ है, लिख लीजिएगा। यही जो बोल्ड में, एम्प्लॉयर टू ऑब्टेन एविडेंस और प्रूफ रिगार्डिंग डिडक्शंस, एग्जेम्पशंस, अलाउंसेस क्लेम्ड बाय द एम्प्लॉय। ना ना इतना डिटेल नहीं, सिर्फ लाइन लिख ले बस, नोट्स की तरह पॉइंट नंबर 1 कि सारा डॉक्यूमेंट उसके पास होना चाहिए। सर एविडेंस में मैंने मतलब जो मैं पहले से करा था वो सिर्फ टीडीएस का था अगर मैं स्टैंडर्ड टीडीएस का था अगर उसने लीव ना करा होता, हाँ क्लियर है बच्चे, लिख लिया। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज कह रहा हूँ, देखो जैसे जनरली जो बड़ी बड़ी एग्जामेशन थी आपने सैलरी में देखा था, कह सकता हूँ एचआरए था, है ना? तो बेसिकली आपको क्या एविडेंस लेने होते हैं, देखो क्या बोल रहा है वो, नेम, एड्रेस, पैन नंबर ऑफ द लैंडलॉर्ड। तो बेसिकली एम्प्लॉय को तो डर लगे, नहीं तो ऐसे हर कोई तो फर्जी बना देगा। मैं ऐसे ही बोल दूं मैं किराए पे रह रहा हूँ, तो कंपनी क्या कहती है, नाम बता, एड्रेस बता, पैन नंबर बता, क्यों मालूम है? यही डिटेल आगे कंपनी सरकार को बताएगी कि हमारा ये एम्प्लॉय जो, जिसका लैंडलॉर्ड ये है, और वो इस पैन, उस लैंडलॉर्ड का पैन नंबर ही है। इससे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने आपको सैलरी में बताया भी था, मैंने आपको बताया था ना, जैसे जागृति में हमको एचआरए की एग्जामेशन मिलती, रिलेट कर रहे हो आप? एक एम्प्लॉई है, उसको एचआरए की एग्जामेशन चाहिए, उसके लिए उसे दिखाना पड़ेगा कि वो किराए पे रहता है। तो मैडम ने क्या दिखा रखा है कि वो अभी जैसे हमारे जो घर में वो किराए पे रहते, तो वो कितने रुपए का किराया दे रही है, 40,000 रुपये, जिस वजह से उनको क्या मिल जाती है, कुछ एग्जामेशन मिल जाती है। तो क्या उन्होंने अपनी कंपनी को ये 40,000 का किराया किसको जा रहा है बताया नहीं होगा? मेरे फादर को ही जा रहा है, तो मेरे फादर का नाम, फादर का एड्रेस, फादर का पैन नंबर, बहुत अच्छी बात है। यानी कि एम्प्लॉय ने अपनी कंपनी को बताया, अब कंपनी क्या करती है, यही डेटा इनकम टैक्स को बताती है, और इनकम टैक्स ने क्या कर दिया, मेरे फादर के रिटर्न में हाउस प्रॉपर्टी इनकम दिखा दी बेटे। अब लूप समझ रहे हो आप? अगर आप रह रहे हो तो बताओ पैन नंबर क्या है लैंडलॉर्ड का,
क्योंकि आपने जैसे ही बताया कंपनी को, कंपनी आगे बताएगी। और मेरे फादर जिनको सिर्फ पेंशन आती है, उनकी हाउस प्रॉपर्टी ना है। क्या बात कर दी आपने? ये मंथली पेंशन कब से एग्जेम्प्ट हो गई? लमसम होती है वो, ये थोड़ा ना बोलूंगा जिनको पेंशन आती है का मतलब लमसम थोड़ा ना बोलूंगा, हर महीने थोड़ा ना लमसम मिलती। ठीक है, तो उनको तो सिर्फ पेंशन आती थी, लेकिन उनकी रिटर्न में क्या और दिखने लग गया बेटे? हाउस। पहले ऐसा नहीं होता। पहले क्या होता था? एम्प्लॉय बताता था, पर कंपनी भी हो सकता है बताती हो, पर इतने सिस्टम्स इतने अपग्रेडेड नहीं थे कि ऑटो फिल होकर आ जाए वो कॉलम। अब आप मुझे बताओ, अब आप में हिम्मत है उसको हटाने की 480? पहले तो आप दिखाओ ना, आप बोलो रे भूल गए, पहले ऐसी होता। तो अब क्या हुआ? टैक्स जागृति मैम का तो बच गया, तो मैं फादर का लग गया। तो 4 लाख 80 है ना, वो तो आपका तो मैं आप वो छोड़िए ना, अगर मैं पेंशन भी 12 लाख बोल दूं तो आपका कैलकुलेशन बैठेगी आपकी? अब लॉजिक समझिए ना। तो बेसिकली यहां से अगर टैक्स बचा रहे हो आप, तो गवर्नमेंट ऐसे सिस्टम ला रही है कि आप एचआरए की एग्जेम्पशन ले रहे हो, वहां पे हाउस प्रॉपर्टी भी टैक्सेबल हो रहा है वो। मुद्दे की बात ये है, आपको ये डिटेल तब देनी है, कब देनी है? क्या लिखा हुआ है? वेयर दी एग्रीगेट रेंट पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक्सीड्स हाउ मच? 1 लाख। इसका मतलब समझाओगे आप, क्या मतलब हुआ इसका? महीने का कि एग्रीगेट? यानी कि पूरे साल का। यानी कि कितने रुपए के किराए पे सरकार कह रही है हाँ जा हमें पैन नंबर मत बता जा? 1 लाख से कम। मोटा मोटी 8,333 रुपए अगर शायद से आप करेंगे। समझ रहे हो? तो आप मुझे बताइए, क्या यहाँ तक समझ आ गया? क्लियर है बच्चे? नहीं लेकिन नहीं मतलब लिखना नहीं है, बट इसको मतलब आपको पता होना चाहिए वैसे। एलटीसी, प्रूफ ऑफ पेमेंट जैसे होता है तो ये एविडेंस चाहिए होता है। और कौन सी डिडक्शन है? हाउस प्रॉपर्टी में आपको लॉस है कुछ है, 6A की डिडक्शन, एटीसी, एवरीथिंग, ये सारे एविडेंसेस आपको सबमिट करने। क्लियर है बच्चे? बेटे हिम्मत रखना बेटा अभी। ये सब कंपनी के, वही जनवरी में जब मैंने बोला था कि सबमिट द प्रूफ, तब होता है। 1 मिनट रुकना अभी, ठीक है? अभी खत्म नहीं हुई बात अभी। डिटेल्स ऑफ इनकम में ये बताओ, ये कौन सा पॉइंट है? एडजस्ट हो जाता है। एनी अदर लॉस दैट कैन बी एडजस्टेड? नो। तो ये बात भी लिख लो। वैसे हमने लिखा है ना ये, एक एक लाइन बोल देता हूं, ओनली हाउस प्रॉपर्टी लॉस, ओनली हाउस प्रॉपर्टी लॉस कैन बी एडजस्टेड। कोई बात नहीं, लिख दीजिए। ओनली हाउस प्रॉपर्टी लॉस कैन बी एडजस्टेड फ्रॉम सैलरी इनकम, from salary income for the purpose of TDS deduction, for the purpose of TDS deduction। क्लियर है? अब एक बार जरा आप ऊपर वाला पढ़ेंगे, डिटेल्स ऑफ अदर इनकम। जरा बाकी जितनी भी इनकम है आप दिखा दीजिए। He may furnish the statement of such other income and tax deducted thereupon to his employer to take into consider while deduction tax from salary। क्लियर है बच्चे? इनकम कोई भी दिखा दो, कितनी भी इनकम बढ़ जाए टीडीएस काट देंगे आपका, लेकिन लॉस सिर्फ कौन सा होना चाहिए? हाउस प्रॉपर्टी। हाँ जी। हाँ जी। यार एक बात बता, अगर मान ले कि एम्प्लॉय उसको किराया आ रहा है 30,000 रुपये, तेरे को लग रहा है कि वो खुद से पे कर पाएगा? 30,000 रुपये किराया आ रहा है, साल का 3,60,000 है, टैक्स है ना उस पे, है। तो वो अपनी कंपनी को बता देगा और ये ऐड करके टीडीएस ज्यादा काट। बताइए, क्लियर है? लास्ट पॉइंट बच्चे, हैवी पॉइंट है।
अच्छा एक बात बताओ, आपने सैलरी पढ़ा था, उसमें कह सकता हूं एम्प्लॉयर जो है, जो सैलरी देता है किसको पे करता है? और भाई सैलरी दो तरीके की हो सकती है भाई, मॉनेटरी और एग्जैक्टली काइंड बोले तो नॉन मॉनेटरी। ध्यान से सुनिएगा बात, तो मान के चलिए एक बार सुनिए एक बार, कि मॉनेटरी हर महीने कितने रुपए जा रही है, तो साल की मॉनेटरी पेमेंट कितनी होगी? 12 लाख। प्लस मैंने इसको एक गाड़ी भी दी थी, और जिसकी वैल्यूएशन सब निकल चुकी है, वो डेप्रिसिएशन वैल्यू लगा के 6 लाख। टेक्निकली एम्प्लॉय की इनकम कितनी हुई? हाँ, 16 लाख, आई एम सॉरी, 18 लाख। टेक्निकली कितने रुपए की इनकम हुई? 18 लाख। तो क्या 18 लाख के ऊपर जो टैक्स है वही नहीं कटना चाहिए? ये बंदे की 18 लाख इनकम है, कंपनी क्या करेगी, अपने यहाँ पे जब कंप्यूटेशन बनाएगी तो बोलेगी ये मैंने सैलरी दी, मान लो पूरी बेसिक दी प्लस गाड़ी दी, 18 लाख इनकम अंडर द सैलरी। हाँ, 50,000 माइनस कर दोगे, वो छोड़ो ना एक बार उसको, 18 लाख उस पर टैक्स होगा, और फिर वो टैक्स को मैं डिवाइड किससे करूंगा? 12 से, और फिर जो मैं इसको 1 लाख की पेमेंट कर रहा हूं उसमें से माइनस कर दूंगा। यही तो सिस्टम होना चाहिए। लेकिन कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने जो टीडीएस ऑन, यानी कि जो टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी कंपोनेंट है, वो खुद से जमा कर दिया। कह रहे नहीं नहीं मैं नहीं खा। एक सिंपल सी बात बोल रहा हूं, अगर उसकी 1 लाख रुपए इनकम है तो साल की कितनी होगी वैसे? 12 लाख। अब 12 लाख पे जो टैक्स है वो तो कटेगा, लेकिन क्या कायदे से 6 लाख रुपए के ऊपर भी जो टैक्स है वो कटना चाहिए नहीं कटना चाहिए? कंपनी ने नहीं काटा बेटे, कंपनी कह रही है नहीं नहीं हमने जमा कर दी कोई बात नहीं। यानी कि मैं इस 6 लाख के ऊपर जो भी टैक्स है, ठीक है, वो मुझे, मैंने एज टीडीएस डिडक्ट ही नहीं करा, मैंने कहा मैं जाके पे कर देती हूँ इसके बाद। जैसे सपोज करो, अगर इस वाले कंपोनेंट पे कितना बन रहा था? 10,000, और 6 लाख वाले पे 5,000 और काटना था हर महीने का, तो लॉजिकली तो 15 कटना चाहिए था इसका टीडीएस हर महीने। कंपनी क्या कर रही है, नहीं नहीं हम 10 काटेंगे, हमने तो जो मॉनिटरी वाले पे जो टैक्स है वो काट दिया, नॉन मॉनिटरी पे जो टैक्स है मैं डिनाई नहीं कर रहा, बीइंग अ कंपनी मैं जाके जमा करती है। कंपनी ने खुद से जमा कर दिया। आप सुनिए आप, अगर कंपनी ने खुद से जमा कर दिया तो इसका इंपैक्ट क्या आएगा? क्या अब मैं एम्प्लॉय की इनकम 12 लाख प्लस 6 18 बोलूं, या 18 प्लस जो इसके लिए टैक्स जो था जो कंपनी ने पे कर दिया वो भी ऐड कर दो? पता नहीं। अभी आप, आपको एक छोटा सा लॉजिक ही समझ आ गया कि मैं मॉनिटरी, एक एम्प्लॉय को दो चैनल से सामान जा रहा है, मॉनिटरी पे जो टैक्स बनता है मैं पूरा डिडक्ट कर रहा हूं और उसे काट के दे रहा हूं, लेकिन मैं नॉन मॉनिटरी पे ना जो टैक्स बन रहा है वो काट ही नहीं रहा उसके लिए, क्योंकि जो मॉनिटरी जा रही थी वहीं से रोक लेता थोड़ा पैसा, मैं नहीं रोका मैं, और वो मैंने खुद ही जमा कर दिया। मैंने कहा भाई गाड़ी की वैल्यू 6 लाख है ना, 6 लाख के ऊपर जो भी टैक्स बनता है मैं जमा करा दूं। तो अब इस केस में किस तरीके से कंप्यूटेशन होगी, क्रेडिट कैसे मिलेगा, और ये इनकम कैसे, कितनी इनकम एम्प्लॉय दिखाएगा, क्या 18 लाख दिखाएगा या ज्यादा दिखाएगा, ये सवाल आ जाता है। तो आइए अब आप इस क्वेश्चन को रीड करिएगा एक बार, ठीक है? समझ आया पहले बच्चों को ये बात? चलिए, और ये क्वेश्चन बहुत क्लैरिटी से दिया हुआ है, आराम से पढ़ेंगे। The income chargeable under the head salary of the employee are for the previous year 2021 inclusive of all perquisite is 10,65,000। तो भाई की इनकम कितने की है वैसे, सैलरी इनकम, आउट ऑफ विच
1,60,000 इज ऑन अकाउंट ऑफ नॉन मॉनिटरी। 165 का मोबाइल दे दिया, सोफा दे दिया, जो मर्जी दे, पर आप एक बार बाइफरकेट करके दे देंगे कि मॉनिटरी कितने का हुआ और नॉन मॉनिटरी कितने का हुआ, क्योंकि टोटल तो 10,65,000 है। हाँ कितना? 9,05,000। क्लियर है बच्चे? द एम्प्लॉयर ऑप्ट्स टू पे टैक्स ऑन, कह रहे हम पे कर देंगे। हम पे करने का मतलब ये है कि जब मैं उसे पैसे दे रहा हूं तो मैं उस पर टीडीएस भी तो नहीं काट रहा है ना, समझ रहे हो? यार आपकी सैलरी कैश में आती है, मैं पैसे काट के जमा कर रहा हूं, तो टेक्निकली पे कौन कर रहा है? आप ही तो कर रहे हो। ठीक है, यही तो मतलब होता है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डिपॉजिटेड बाय द एम्प्लॉयर, कि कितने रुपए का टैक्स सरकार को जमा करना है, एंड द टैक्स टू बी डिडक्टेड बाय द एम्प्लॉयर एट सोर्स इफ एम्प्लॉय डज नॉट ऑप्ट। ये सारी फालतू की बातें। यहां तक क्लियर है? अब हम स्टेप बाय स्टेप देखिए। एक बात बताओ, आपको स्टेटमेंट क्लियर है पहले? ठीक है, अब उसने सबसे पहले क्या करा आप मुझे बताएंगे? कह रहा भाई पूरी इनकम बता पहले इसकी। इसकी पूरी इनकम कितने की है बेटे? 10,65,000। उन्होंने बोला एक बार इस पे टैक्स निकाल दे भाई सारा। तो 10,65 पे टैक्स कितना है बच्चे? कितना टैक्स आया? 1,37,280। और फिर मैंने क्या निकाला? एवरेज रेट। मतलब कि इतनी इनकम पे इतना टैक्स है, तो हर एक रुपए पे कितना परसेंट। समझ गए ना कितना परसेंट आ गया? एक बार पहले बताइए, एक बार इसको कैलकुलेट करिए, दिमाग में बिठाइए पहले एक बार। यहां तक क्लियर है वैसे? ठीक है, मैं लिख के कराऊंगा आपको, ये आ जाता है पेपर में कभी भी। अब आप मुझे बताइए, इसका मतलब कितना टैक्स नॉन मॉनिटरी पे पड़ रहा? 1,60,000 की इनकम है ना, उस पर क्या रेट लगाऊं मैं? 12.89। क्योंकि तुम्हारी टोटल इनकम पे टोटल टैक्स निकाल के एवरेज रेट निकाल दिया ना मैंने, तो 1,60 पे कितना बैठा होगा? ये 20,624 रुपए कंपनी खुद से जमा कर रही है और तुम्हारे से डिडक्ट भी नहीं कर रही है। यही तो बात है। अब आप मुझे बताइए, इसका मतलब इसी चीज पे अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड, और ये मैं सिर्फ और सिर्फ नॉन मॉनिटरी के एंगल से बोल रहा हूं। भाई अगर मुझे 20,624 रुपए खुद से जमा करने हैं, तो 12 महीने में कटेगा ना धीरे धीरे करके। मैं जमा करूंगा तो कितने रुपए जमा करूंगा? वर्ड पे जोर डालिए, ये डिडक्टेड नहीं लिख रहा, डिपॉजिट लिख। डिडक्ट में कितनी इनकम पे करूंगा? 9,05,000 पे। 1,60 पे डिडक्ट वर्ड नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट मेकिंग एन इम्पैक्ट ऑन द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को तो मैं कंफर्ट दे रहा हूं पूरा। तो मैं जो डिडक्ट कर रहा हूं 9,05,000 पे कितने परसेंट है बेटे? इफेक्टिव रेट तो निकाली दिया तुमने, उसको मैं क्या कर दूंगा? डिवाइडेड बाय 12 करके 9,721। कहने का मतलब है गवर्नमेंट को दो लेवल पे पेमेंट जाएगी। एक पेमेंट जाएगी जो वो जो 1,60,000 है उसके ऊपर जो टैक्स बनता है, वो मैं एम्प्लॉय को बिल्कुल तंग नहीं करूंगा, मैं अपने फंड्स निकालूंगा। और दूसरा जो मॉनिटरी है उस पर मैं डिडक्ट कर दूंगा। अब मुझे बताइए, क्लियर है? अब आप एक बार इसको लिखिए पहले। अब आप स्टेप बाय स्टेप ये स्टेप लिखेंगे, आपको समझ आएगा। हाँ जी बोलिए। हर महीना? हाँ जी। जो हमने टैक्स रिटर्न किया था वो हमने ये वन मंथ ये तो हमने पहले निकाला था ना फ्लैट रेट से और टैक्स निकाला था मुझे भी जब हम ये टैक्स रिटर्न करने के लिए एक ही बात, वो तो अनदर वे ऑफ कैलकुलेटिंग, सेम ही आ रहा होगा वो। हाँ हमने जो ये गॉड कर रहा होगा हाँ जी। ये 1,719 जो कॉम्प्लीमेंट्री का ये तो गॉड कर रहा होगा किसने पे करा होगा? रॉयल क्यों? तो रॉयल की उसका टैक्स ऑफ कर रहा है पे करने का तो ये इसके लिए इनकम है या तो उसको डिवाइड। आप दोनों बातें क्यों बोल रहे हो? आप पेमेंट की बात कर रहे थे पहले, आप
कंपनी पे कर रही है, पहले तो बात तो ये, ठीक है। और अभी इसके नीचे अभी वर्किंग नोट भी आएंगे अभी, पर आप पहले मैकेनिज्म समझिए कि मैं तेरे को जो मॉनिटरी पेमेंट कर रहा हूं उस पे तो मैं डिडक्ट कर रहा हूं, और जो मैं तेरे को नॉन मॉनिटरी 1,60,000 का दिया उस पे टैक्स जो भी बनता है वो कंपनी ने जमा करा है, मैं तेरे को बिल्कुल तंग नहीं करा मैंने उस एम्प्लॉय से नहीं ले रही हूँ। हाँ एग्जैक्टली अभी तक हमारा स्टांस यहां तक है, ठीक है। एक बार इसको नोट करिएगा प्लीज। एम्प्लॉयर डिपॉजिट करे हर महीना, क्योंकि पूरा टैक्स जो है वो 20,624 है, तो हर महीने के हिसाब से। बहुत डिटेल्ड है बेटे, नंबर आधे नंबर का नहीं आना, आ जाए तो मतलब वो है, बट 4 5 6 अटेम्प्ट से नहीं दिख रहा कभी भी, 10 अटेम्प्ट से, 15 20 अटेम्प्ट से। सर अगर हम ऐसा करते इसमें 10 65 में वो 1,60 भी जोड़ देते फिर उस पर टैक्स कंप्यूट करते, ठीक है, फिर उस टैक्स कंप्यूट 10 65 में तेरा ऑलरेडी जुड़ा हुआ है 1,60, तू क्यों जोड़ देगा? 10 65 इंक्लूड्स 1,60। 647। बन गए बच्चे? डेढ़ बजे? अच्छा 3:30 हो गए हैं। हाँ मुझे लगा भी 6 मिनट ही एक्सेस हुए होंगे कि 3:30 तक, पर है? नहीं नहीं यार, खत्म कराना है, जरा सा ही बचा हुआ है S10 खत्म। 40 रुपए ब्रेक नहीं लेंगे अब। क्या होता है बेटे ब्रेक, क्या हो जाएगा 15 मिनट में, क्या? हम माइंडसेट चेंज करवा। भूख लग रही है, मेरे को भी बहुत भूख लग रही है। आपने ब्रेकफास्ट करा था? नहीं करा, मैंने भी नहीं करा। कर गया है तो मैंने नहीं करा। मैंने भी नहीं की तो आपकी गलती है।
CS के बच्चे इतने टाइम बाद आए, पढ़ाना तो बनता है। आगे पढ़ाओ सर, आगे नीचे वाले लोग एक पूरा सर ये वाले को पढ़ाओ फिर हम सर साढ़े केस नहीं करना क्या? नहीं नहीं, बताओ बताओ क्या टाइम हो गया, बताओ। 4 बजे। वॉचमैन। नहीं नहीं यार, मैं नाराज, मैं बच्चों से नाराज नहीं होता। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस, मैं जो बोलता हूँ कॉर्पोरेट और इसमें बच्चे छोटे होते हैं यार, क्या मतलब ये अच्छी चीज है, मतलब इस लाइन में ना, मतलब मेरे को सही लगता है, ये छोटे बच्चों के साथ क्या है, इनोसेंट हो केस नहीं करोगे कराऊं। एनीवेज, अच्छा ये आ गया आपका भी दिमाग में। अब जरा कुछ पॉइंट पढ़िएगा जरा, बस खत्म, 2 मिनट में ही खत्म हो रहा है, 2 मिनट में, नहीं तो क्लोजर नहीं हो रहा भाई। अच्छा इसने जो ये 1719 रुपए की पेमेंट कर रहा है, तो ये उसके नाम पे कर रहा है ना कि ये एम्प्लॉय को जो मैंने दिया तो मैं पे कर रहा हूं, तो क्या उसको TDS क्रेडिट मिल जाएगा वहां से? बिल्कुल मिल जाएगा, बिल्कुल ना, TDS बिल्कुल। यार आप एक बात बताओ, मैं अगर पे कर रहा हूं किसके ब्याह पे, मेरी इनकम है, बिल्कुल बिल्कुल, उसको IT उसको क्रेडिट मिल जाएगा उसको। तो पहले ये लाइन पढ़िए, अरे सॉरी ये नहीं है, ये वाला, क्रेडिट ऑफ टैक्स सो पेड, कितने रुपए का पे करा भाई वैसे इसने? 20,624, 20,624। पहले मुझे बताइए कि आपको पॉइंट नंबर D समझ आया? एम्प्लॉय की लाइबिलिटी टैक्स, हाँ TDS का क्रेडिट मिल रहा है ना मुझे, बट एट द सेम टाइम आपको ये नहीं लगेगा कि सर ये तो एम्प्लॉय, क्या मैं कह सकता हूं कि क्या मैं कह सकता हूँ ये एम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन थी? एक बात बताओ, क्या मुझे माइनस करना नहीं चाहिए था सिस्टमैटिक वैसे तो? पर क्या मैंने करा? तो ये बर्डन तो मैंने अपने सर पे ले लिया, क्योंकि मैंने तो माइनस ही नहीं करा। तो क्या ये उसकी सैलरी इनकम में ऐड होगा, बिकॉज दिस इज हिज ऑब्लिगेशन? देखो, आप बोलोगे सर TDS जमा तो आप ही करते हो, पर मैं माइनस भी तो करता हूँ, मैंने माइनस नहीं करा ना, तो ये तो ओवर एंड अबव उसको बेनिफिट चला गया ना। तो क्या ये एम्प्लॉय की इनकम में ऐड हो जाएगा? मेरे कहने का मतलब है 10,65,000 तो उसकी इनकम है, पर क्या मैं ये 20,624 ऐड करूं? बिकॉज भाई ये तेरा टैक्स कटना चाहिए था तेरा, तू जब पैसा रिसीव कर रहा था तो कम मिलना चाहिए था, देखो तो ज्यादा मिल गया तेरे को। तो क्या ये इसकी इनकम है? आंसर इज, सरकार कहती है ये इनकम एग्जेम्प्ट है, यानी कि द टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन नॉन मॉनिटरी बेनिफिट is exempt in the hands of employee. मैं फिर से लाइन बोलता हूं, the tax that is paid by employer on which benefit? On non monetary benefit which is paid by employer, क्या वो एम्प्लॉय की इनकम में ऐड होता है? नहीं। सो दिस इज exempt income। आइए लाइन पढ़ते हैं। देखो बेटे, लाइन जरा सी बस समझने के लिए कितना बेस बनाना पड़ता है। लाइन पढ़िए, बस इतनी लाइन ही पढ़ लीजिए। अगर देख, अगर मैं पे नहीं करता, ठीक है, हाँ तो नहीं करता, फिर उसको जब वो अपनी GTI भरता उसकी शॉर्टेज आती, तो फिर वो हो जाता, फिर वो खुद से पे करता। बिल्कुल बिल्कुल, GTI में टैक्स नहीं, GTI में वो तू 160 ले रहा है तो टैक्स ज्यादा आता, हाँ तो वो इतना ही शॉर्ट आता दे रहा वो चीज का, फिर तू खुद पे करता। हाँ हाँ, ये वाली लाइन लिख लो। और एक आखिरी बात भी सुन लो एक बार, एम्प्लॉयर कह रहे हैं कि भाई मेरे लिए तो खर्चा है ना ये, क्योंकि मैं तो जो एम्प्लॉय को पैसा दे रहा हूं मैं तो डिडक्ट भी नहीं करा, तो कह रहे मेरे को डिडक्शन मिलेगी। सरकार कह रही है भाई ना उसके लिए एग्जेम्पशन है ना तेरे लिए कोई डिडक्शन। सरकार ने ये जो 20,000 है, क्या आपकी इनकम मानी? नहीं। मैं बोल रहा हूं मेरा खर्चा का खर्चा भी था, तो PGBP का एंगल भी आ गया। द टैक्स सो पेड बाय द एम्प्लॉयर शेल नॉट बी अलाउड एज
डिडक्शन, ये तीनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अब आपका सारा का सारा एनालिसिस 192 का सेक्शन 192 इज ओवर। हैवी। अगर मैं कर देता तो हाँ, फिर तो कुछ वही नहीं था, फिर तो उसके ब्याह पे मैं उसे पैसे ही कम दिए, फिर तो कोई सवाल ही नहीं। जीटीआई फिर मेरी कितनी होती, वही 10,65,000। हाँ, क्योंकि एम्प्लॉय को पैसा ही कम रिसीव होता ना, फिर ये भी तो होता ना, फिर वो उसी की जेब से ही गया टेक्निकली। अगर बताइए बच्चे, कैसा लगा आपको ये सेक्शन? दोस्त, पर जो तेरे को 160 पे जो टैक्स बनता था, क्या वो तेरे ऊपर बर्डन क्या है, ये एम्प्लॉयर पे क्या? हाँ मतलब वो भी उसे कैश का रिसीव तो होता है, इसलिए यहाँ पे हमें बट उसकी सैलरी से उतना डिडक्ट नहीं बना, तो उसको ज्यादा ही तो उसने मिला। क्योंकि उसने टीडीएस नहीं काटा ना। वैसे ही 26 को पहुंचा है वो और कह सक नहीं, इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। 1,60,000 इंक्लूडेड है उसका टैक्स। 1,60,000 के ऊपर जो टैक्स है 20,624, कायदे से मुझे जब मैं देखो कैश पेमेंट करा था, मेरे को माइनस करना चाहिए था ना, मैंने नहीं करा ना उसको, यही तो पॉइंट है। ये जो 20,624 का टैक्स है, क्या कंपनी जब तेरे को कैश में पेमेंट कर रही थी तो माइनस कर लेती, मुद्दा ही खत्म हो जाता, उसे नहीं करा। तो अब यही चीज है कि इसका मतलब इसका बर्डन किस पे गया, कंपनी पे, एम्प्लॉयर पे। तो क्या मैं कह सकता हूं तेरी ऑब्लिगेशन मैंने पे करी, सो इज इट योर इनकम? नो। विल आई गेट द डिडक्शन? नो। और तेरे को ऑब्वियसली टीडीएस तो मिल ही जाएगा, इनकम है, बट दैट्स एग्जेम्प्ट। 20,624 का जो टैक्स है, यू कैन से दैट ये ऑब्लिगेशन इज डिस्चार्ज बाय एम्प्लॉयर। ठीक है, मैंने एम्प्लॉय को तंग ही नहीं करा ना, मैंने टीडीएस के नाम से माइनस ही नहीं करा, तो क्या ये इनकम है? तो वो एग्जेम्प्ट है। 1,60,000 ए, ये अमाउंट रे, अरे रुक जाओ, एम्प्लॉय की कंप्यूटेशन बनाने दो। गारंटी के बाद मतलब वो मिल जाएगा ना उसे वापस। अरे मैं कंप्यूटेशन बना रहा हूँ। एम्प्लॉय कल को जब अपनी जीटीआई और वो भरेगा, हाँ, तो वो सैलरी दिखाएगा 10,65,000। 10,65,000 पे कुछ टैक्स आएगा, वो उतना ही आएगा, ये देख लो, 1,37,280। यही है, 1,37,280 है, 1,37,280 है। अब वो बोलेगा अरे भाई मेरा तो टीडीएस कटा है भाई, तो कितने का टीडीएस कटा है ना? हाँ, दोनों ले लेंगे, पर पहले सिंपल वाला ले लेता हूं, मॉनिटरी वाला टीडीएस भी कटा है 1,16,656, और दूसरा कितना है 20,624। तो तेरी जेब पे तो तेरा तो सारा ऑब्लिगेशन पूरा हो गया ना। आप समझ गए ना? अब आप ये समझो ना, ये जो 20,624 था, क्या मैंने आपकी सैलरी से डिडक्ट करा? नहीं, नहीं करा मैंने, वही कह रहा हूं, मैं तो सीधा पे कर दिया मैंने। तो क्या ये जो आपकी ऑब्लिगेशन जो मुझे डिडक्ट करनी चाहिए थी और मैंने नहीं करी, और मैंने पे कर दी, तो बर्डन तो मेरे सर पे आ गया। तो इज दिस बर्डन योर ऑब्लिगेशन पेड बाय मी? इज इट योर इनकम? आंसर इज यस, एंड दिस इनकम इज एग्जेम्प्ट। भाई तेरे नाम पे कोई टैक्स चल रहा है, म्युनिसिपल टैक्स, मैं जमा कर रहा हूं 50,000, तो तेरी इनकम नहीं है? बिल्कुल है। तेरी ऑब्लिगेशन दी है 20,000, मेरे को डिडक्ट करना चाहिए था तेरी सैलरी में से, मैंने करा ही नहीं, तो तेरी इनकम है ये 20,624, और आगे क्या लिखा हुआ था कि इनकम एग्जेम्प्ट है। समझ रहे? बहुत गहरी बात है, मतलब अच्छी बात है, आप समझ रहे हो ढंग से इसको। बट मुद्दे की बात ये पॉइंट्स के अंदर आपको स्टेप पता लग जाने चाहिए कि ये सारी बात। टैक्स वो कार्ड था और बाद में जो बचा वो एम्प्लॉय को दे दिया। 20,000 से 24 की समझ था क्योंकि ऊपर आपको 10,65,000 प्लस 20,000 तो ऐसा लग रहा है उसमें ऐड हो गया। टेक्निक 10 पैसे उसकी लिखा है, 20,624 भी इनकम है, बट दिस इनकम इज एक्सेप्ट, इट इज सेट बाय द गवर्नमेंट।
अगर गवर्नमेंट बोल देगी कि इनकम, भाई आप समझो, आप एम्प्लॉय हो, आपकी ऑब्लिगेशन आपकी होगी, ठीक है। एंड जब मैंने आपको 160 दिया, क्या मैंने उस 160 के ऊपर टैक्स से आपसे माइनस करा? 160 के ऊपर नहीं करा। यही तो बेनिफिट पहुंच गया, यही तो बेनिफिट आपको दिखना चाहिए, ठीक है। वो मैंने नहीं करा तो मैंने जमा कर दी। तो क्या जो आपका बेनिफिट है, क्या वो बढ़ नहीं जाना चाहिए? क्या सिर्फ 10-65 ही इनकम है? नहीं, तेरे यहाँ पे मैंने टैक्स जमा करा। तो बोले तो क्या एहसान करा? एहसान करा, माइनस नहीं करा तेरी सैलरी से। तो ये ऊपर की इनकम है तेरी, और ये इनकम क्या हो जाती है? एग्जेम्प्ट हो जाती है। कहिए बच्चे, क्लियर है? बहुत गहरी बातें हैं जी। हाँ मतलब ठीक है, आराम से घर जाके भी देखना। सर आपकी रिकॉर्डिंग अपलोड कर। ऑनलाइन सबको क्लियर है? ऐसे काटना मत है। सुहानी जी आई थी, सुहानी जी चली गई। सर दिख रहा है ना, उसका थोड़ी थोड़ी सीरियसनेस तो कहाँ से रहेगी इतने टाइम बाद? तो अभी तुम कंटिन्यूअस आ रहे हो, तुमको अभी लग रहा है ये क्या हो रहा है। रेगुलर कर। हाँ मुझे लग रहा है कि बैक का पता किया कि वो क्या हो गया है। क्या कह रहे हो स्वास्थ्य जी? मैं छुट्टी आपका करवाऊंगा, इसके बाद करवाऊंगा। अभी ये पूरे में 3 प्लस सर इसके बाद क्या कराओगे? पीजीटी? गैस देख, मैं पीजी भी करा सकता हूँ। वो हमारे टेस्ट के बाद कराना है। अच्छा फिर वो अपडेट टाइप तो मना कर दिया। टेस्ट कभी अभी मतलब आप पढ़ते रहो ना, लेकिन रजिस्ट्रेशन हो गया पूरी तरह से ट्राई थी फोटो पे लोग हैं पूरे लो वाले के। पर एक काम कर देता हूँ, तुम 15 तक सर जो अभी आपने रखे हैं वो भी बाद वाले तो वैसे करें। और एक बार फिर ना फाइनल डेट बता। एक बार मैं दिमाग लगा रहा चेक करना ना तो धीरे अपना करते रहेगा। हूँ यार। वो ना बार बार ना इंस्टीट्यूट लेवल पे ना वो एनर्जी रीजनरेट नहीं होती। अब मैं एक ही बार पकड़ूंगा और मैं सबको, सबकी अकाउंटेबिलिटी होगी वो देने की। सारे जगह का काम करो। बट मैं चाहता था जैसे जीएसटी जितना कराया, आपको 15 दिन बाद मैं पूरा जीएसटी कर लूँ, फिर 15 दिन बाद अकाउंट से लूँ, ऐसे मतलब मेरा ऐसा सोच रहा था कि जब सब दें बच्चे। अरे पर वो इतना इतने टेस्ट यार कैसे वो करोगे ना तुम? एक एक चैप्टर का कितने सारी चीजें चलेंगी। मतलब अब तो थोड़ा सा तो मतलब 5-6 चैप्टर एक साथ आने चाहिए। चलो एनीवेज, आप पहले मुझे बताइए, क्या यहाँ तक क्लियर है बच्चों को? तो ठीक है सर जी, इतना रखते हैं टीडीएस का जो काम है। और आज हम लोग मतलब अभी ब्रेक नहीं लेते, ठीक है? थोड़ा बेटे कोऑपरेट करें थोड़ा सा। मैं आप ऐसे कर रहे हो, पता नहीं मैंने क्या मांग लिया बेटे लाइक आपसे। सिर्फ 10 मिनट का ब्रेक करो उसके बाद 4 बज जाएगा आधा